नमस्कार। मैं मनीष मुरारी दिशा ऑनलाइन क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग डेली सुबह 7:30 बजे क्लास 10th के एसएसटी का क्लास करते हैं। क्लास 10th में हम लोग जो है एसएसटी पूरे अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। क्लास 10th के जो रेगुलर बैच है उसमें हम लोग एसएसटी को अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट कर चुके हैं। इतिहास पूरा हम लोग का कंप्लीट है। भूगोल जो है पूरा हम लोग का भूगोल में बस आपका एक चैप्टर जो है बचा हुआ था। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पूरा आप लोग का क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो लगभग जो है आपका सारा सब्जेक्ट वहाँ पे कंप्लीट है ना। बस भूगोल में एक चैप्टर आपका बचा हुआ है ना। भूगोल में एक चैप्टर बचा हुआ है, उसके अलावा सारा चैप्टर आपका क्या हो गया है, पूरे तरीक़ा से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आज से हम लोग जो है ना, आज से हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम लोग क्रैश कोर्स में एसएसटी का क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में आज से हम लोग एसएसटी को पढ़ेंगे और वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम लोग जो है पढ़ते रहे हैं, है ना। जैसे कि हम लोग का एसएसटी का जो रूटीन होगा वो होगा एक एक करके, एक एक सब्जेक्ट को करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक चैप्टर हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक चैप्टर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, एक चैप्टर पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, एक चैप्टर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो इस तरीक़ा से हम लोग सारा सब्जेक्ट को साथ लेकर के चलेंगे, है ना। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, सारा सब्जेक्ट को हम लोग क्या क्या करेंगे, साथ लेकर के चलेंगे, है ना। एक एक करके हम लोग सारा सब्जेक्ट जो है पढ़ते हुए चलेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, चारों जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हम लोग एक चैप्टर को, है ना, 2 से 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक चैप्टर को 2 से 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, चाहे कोई भी चैप्टर हो, है ना। कोई भी चैप्टर हो उसको हम लोग 2 से 3 दिन में क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, है ना। हाईएस्ट 3 दिन, 2 दिन का हम लोग टारगेट रखेंगे, 2 दिन में ही कर लिया जाए। और लेकिन अगर 2 दिन में ना हो पाए तो हम लोग तीसरे दिन जरूर कर देंगे। ठीक है ना। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करें कि क्या पूरे इतिहास, पूरे हर कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर पूरे सिलेबस को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो नहीं, पूरे सिलेबस को यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग 50% सिलेबस को ही पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग 50% सिलेबस को ही पढ़ेंगे, है ना, थ्योरी में। और उसके बाद जो आपका बचेगा वो हम लोग क्वेश्चन आंसर में कवर करेंगे, है ना। तो पढ़ेंगे लगभग पूरा ही। क्वेश्चन के लिए हम अगर कहें बात तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अगर हम लोग देखें 2018 में एसएसटी थोड़ा हार्ड आ गया था तो फिर अंदर अंदर से क्वेश्चन को निकाल के पूछ दिया गया था। तो पूरा पढ़ना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पूरा पढ़ना जरूरी है तो फिर पूरा पढ़ना जरूरी है एक बार, है ना। तो हम आपको फुल नोट्स तो देंगे ही, एक बार उसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है पूरा नहीं पढ़ करके 50% पढ़ेंगे। तो आप पूछेंगे कि सर 50% पढ़ेंगे तो फिर हमारा पूरा कैसे कवर होगा। तो एग्जाम में भी आपको 50% ही बनाना है। अगर आपको ये पता हो कि कौन हमको बनाना है, कौन हमको छोड़ना है, तो आप क्या करेंगे कि आराम से 50% पढ़ करके बना सकते हैं। तो हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट फैक्ट्स जो है, इम्पोर्टेंट बात जो है चैप्टर के, उसको पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर को हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर यहाँ हम लोग का ज़्यादा ध्यान रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ों पर क्या रहेगा, हम लोग का यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रहेगा, अधिक फोकस रहेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है परीक्षा की दृष्टि से, है ना, उसको हम लोग को कवर करना है ना। उसको हम लोग को क्या करना है, कवर करना है। ठीक है ना। चलिए, तो आपको तीनों बात समझ में आ गया होगा, है ना। तीनों बात आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, तो एसएसटी का जो हम लोग का रूटीन होगा वह कैसे होगा, तो एक एक करके, है ना। एक चैप्टर हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर हम लोग, है ना, हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक चैप्टर हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे, है ना। और फिर एक चैप्टर हम लोग पॉलिटिकल पढ़ेंगे और एक चैप्टर हम लोग इकोनॉमिक्स करेंगे। तो इस तरीक़ा से हम लोग एसएसटी को पढ़ेंगे, है ना। इस तरीक़ा से हम लोग एक एक करके जो है एसएसटी को क्या करेंगे, पढ़ते चल जाएंगे। एक एक चैप्टर करके एसएसटी को पढ़ते चल जाएंगे। टोटल 30 चैप्टर है, तो 60 दिन में हम लोग टारगेट रखेंगे इसको ख़त्म करने का, है ना। टोटल 30 चैप्टर है तो 60 दिन में हम लोग क्या करेंगे, इसको टारगेट रखेंगे कि 60 दिन के अंदर जो है हम लोग क्या कर दे, इसको कंप्लीट कर दे, है ना। ये हम लोग का टारगेट रहेगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, क्या करेंगे, 1 बाय 1, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमिक्स, एक एक करके सारा चैप्टर जो है रिवाइज करते चलेंगे। एक चैप्टर में हम लोग कितना दिन लेंगे, तो एक चैप्टर में जो है 2 से 3 दिन, है ना, 2 से 3 दिन एक चैप्टर में लेंगे।
एक क्लास में हम लोग उसका, है ना, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो एकदम कॉन्सेप्ट जरूरी है ताकि हम लोग उस पर आधारित क्वेश्चन आंसर को बना सके। तो एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद दूसरे क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें, 2 से 3 दिन में इसको हम लोग को क्या करना है, कंप्लीट भी करना है। और कितना पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ेंगे 50% प्लस, 50 से 60% सिलेबस को पढ़ेंगे, है ना। 50 से 60% हम लोग सिलेबस को यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे, है ना। बाद बाकी 50 से 60% पढ़ के ही आपका क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 गुना आता है ना। क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 गुना आता है, तो इस आधार पर हम लोग का क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। इसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सारा हम लोग पढ़ेंगे, तो सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। बस आपको क्या करना है ना, डेली बाय डेली कवर कर लेना है, डेली बाय डेली आपको क्या करना है, कवर कर लेना है, ठीक। और इसके बाद अगर नोट्स का हम लोग बात करें, तो नोट्स जो आपको हम दिए हुए हैं, नोट्स अभी आपको हम पॉलिटिकल का दे दिए हैं, और इकोनॉमिक्स का आज आपको मिल जाएगा। पॉलिटिकल का नोट्स आपको मिल चुका है, इकोनॉमिक्स का आज आपको मिल जाएगा। नोट्स में आपका सारा चीज़ है, फुल नोट्स है मेरा, उसमें आपको सारा चीज़ है, सारा टॉपिक कवर है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर है, फिर क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर कवर है। तो हर चीज़ आपका नोट्स में क्या किया गया है, कवर किया गया है। तो नोट्स आपके लिए रामबाण होगा, है ना। ऐसा मतलब हम कहें कि अगर 90% क्वेश्चन हमारे नोट्स से आपको मिलेगा एग्जाम में, 90% क्वेश्चन जो है वो कहाँ से मिलने वाला है, नोट्स से मिलने वाला है। तो उस नोट्स को जरूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। उस नोट्स में भी क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सबका चर्चा भी कर दिया गया। जैसे कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका वहाँ पे क्या लगा हुआ है, डेट बाय डेट मेंशन भी कर दिया गया कि कौन क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। तो इसलिए नोट्स आपके लिए रामबाण होगा। तो आप लोग जो पॉलिटिकल का नोट्स आपको मिल चुका है, तो उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, है ना। और इकोनॉमिक्स का आज मिल जाएगा, फिर इसी तरीका से एक एक करके हम सारा नोट्स आपको दे देंगे, सारा नोट्स आपको क्या कर देंगे, दे देंगे। और उसको आप अधिक से अच्छे से पढ़िएगा, है ना। और आपका वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा वहाँ पे उसका फायदा आपको मिलने वाला है, ठीक, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, हम आपको एसएसटी आपको पढ़ाएंगे। बहुत सारे नए बच्चे भी होंगे, बहुत सारे पुराने बच्चे भी होंगे। जो पुराने बच्चे होंगे उनका तो रिवीजन होगा, जो पुराने बच्चे होंगे वो सब कुछ पढ़े हुए हैं, सब कुछ लिखे हुए हैं, बस उनको क्या करना है, सुनना है, रिवाइज करना है ना। उनको बस सुनना है, रिवाइज करना है। हाँ, जो नए बच्चे हैं उनको अपना क्या करना है, पढ़ना है, और कम से कम क्वेश्चन आंसर लिखना है ना। कम से कम क्वेश्चन आंसर लिखना है, कोशिश करिएगा अगर जो हम पढ़ाएं वो भी लिख पाएँ, शॉर्ट नोट्स बना पाएँ तो ठीक है, और नहीं तो कम से कम क्वेश्चन आंसर आपको जरूर लिखना है डेली बाय डेली, ठीक है ना। डेली बाय डेली आपको क्वेश्चन आंसर जरूर लिखना है। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव लिखना है तो सिर्फ क्वेश्चन और उसका जो मतलब क्वेश्चन लिखिए और उसका डायरेक्ट आंसर लिख देना ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में तो पूरा क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो पुराने बच्चे हैं वो अपना आंसर राइटिंग पर अधिक से अधिक फोकस करेंगे। पुराने बच्चे क्या चीज़ पर फोकस करेंगे, है ना, आंसर राइटिंग पर। मतलब आपको क्या करना, अधिक से अधिक कोशिश करना है कि हम अपने से आंसर कैसे लिख पाए, है ना। जो पुराने बच्चे हैं उनको अब ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, पूरा वो पढ़ चुके हैं। एक बार रिवीजन उनका होगा, है ना। वो क्या करेंगे, क्लास में रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के करने के साथ उसको खुद से आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है कि खुद से हम आंसर कैसे लिख पाएंगे, है ना। खुद से हम आंसर कैसे लिखेंगे, है ना, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। जो नए बच्चे हैं, जो अभी तक हो सकता है एसएसटी को ना पढ़े हों, है ना, हो सकता है एसएसटी को नहीं पढ़े हों या और कोई बात हो, तो उनको क्या करना है, थोड़ा सा हम जो पढ़ाएंगे उसको पढ़ना भी है, उसको रिवीजन भी करना होगा उन बच्चों को, और आंसर राइटिंग भी सब कुछ साथ में करना होगा, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे पढ़ चुके हैं एक बार, चाहे ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं या हमसे पढ़ चुके हैं, तो उनको बस क्या करना है, रिवीजन करके और आंसर राइटिंग पर फोकस करना है कि हमको किस तरीक़ा से आंसर लिखेंगे, जब प्रश्न आएगा तो किस तरीक़ा से उत्तर को लिखा जाएगा, इस पर अधिक से अधिक क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। देखते हैं चैप्टर नंबर 1 से, है ना। चैप्टर नंबर 1 से हम लोग देखते हैं, ठीक है। सर 50% में बन जाएगा, हाँ 50% ही इम्पोर्टेंट है, 50% ही इम्पोर्टेंट चीज़ों है, और उसमें से आपका अधिकांश क्वेश्चन आपका बन जाएगा, है ना। अधिकांश क्वेश्चन आपका बन जाएगा, और एग्जाम में तो 50% ही बनाना है ना, तो इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। वैसे आप चाहेंगे कि एक साल का जो पढ़ाई है वह मतलब
2 महीने में हो जाए तो ये इम्पॉसिबल है। क्या है? ये इम्पॉसिबल है। हाँ, रिवीजन आपका हो सकता है, रिवीजन आपका हो जाएगा इम्पोर्टेंट चीज़ों का, पर इम्पोर्टेंट पढ़ाई भी हो जाएगा। इतना पढ़ाई हो जाएगा कि आप आराम से 75 से 80% नंबर ला सकते हैं। 75 से 80% नंबर आप ला सकते हैं। लेकिन अगर आपका 95 अभी तक आप नहीं पढ़े हैं और 95 का देख रहे हैं, तब थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो ये संभव नहीं है, लेकिन ये संभव है। 75 से 80% आपका संभव है। ठीक है, आराम से, बस जितना पढ़ाई होगा उतना। हाँ, और एक कॉपी रख लीजिएगा ज़रूर, हर सब्जेक्ट का एक कॉपी रख लीजिएगा, है ना। कॉपी आपको सब लोगों को एक कॉपी रख लेना, और उस कॉपी में जो है चीज़ों को लिखना है ना। उस कॉपी में चीज़ों को लिखना है ना। ठीक है, और चलते हैं हम लोग, फिर क्वेश्चन आंसर जब आएगा तो फिर और चीज़ों को हम लोग बात करेंगे कल के क्लास में, क्वेश्चन आंसर के बारे में, कि क्वेश्चन आंसर को लिखने के बारे में। आज हम लोग जो है टॉपिक पे चर्चा करते हैं, टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर का आपका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम क्या है? हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक, अच्छा बिहार बोर्ड इंटर लिखा गया, बिहार बोर्ड यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैट्रिक, है ना, 2025। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 के लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्रैश कोर्स कर रहे हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 के लिए क्रैश कोर्स कर रहे हैं। क्या चीज़ का? इतिहास का, है ना। इतिहास का हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, और चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहला चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग जानते हैं, चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद आपका चैप्टर का नाम है। आप लोग को पता है कि यूरोप जो है एक क्या है? महादेश है। यूरोप क्या है? एक, यूरोप जो आपका है ये क्या है? एक महादेश है ना। यूरोप आपका एक महादेश है। यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है। यहाँ पर यूरोप क्या है? एक महादेश है, और इसके अंदर बहुत सारे देश हैं, है ना। एक महादेश के अंदर क्या होता है? बहुत सारे देश होता है। जैसे हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं, है ना, तो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब कहाँ है? एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। इसी तरीका से यूरोप भी क्या है? एक महादेश है। यूरोप क्या है? पूछा जाए यूरोप क्या है? एक राज्य है, एक देश है या महादेश है? तो आपको बताना यूरोप एक महादेश है। और यूरोप महादेश के अंदर बहुत सारे देश आते हैं। यूरोप महादेश के अंदर बहुत सारे देश आते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका फ्रांस हो गया, ये कहाँ है? यूरोप में ही है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इटली हो गया, ये कहाँ है? आपका यूरोप में ही है ना। अगर आपका बात करें, जर्मनी हो गया, ये कहाँ है? जर्मनी आपका यूरोप में ही है ना। उसके बाद यूनान हो गया, यूनान आपका है, ये कहाँ है? यूरोप में ही है। यूनान आपका कहाँ है? यूरोप में ही है ना। उसी तरीका से पोलैंड है, बोहेमिया है ना। पोलैंड है, बोहेमिया है, ये सब कहाँ है? यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। और ये सारा देश के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में ही पढ़ना है ना। ये सारे देश जो है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूनान, इन सारों देश के बारे में हम लोग को इसी चैप्टर में क्या करना है? पढ़ना है, एक एक करके। ठीक है, और हम लोग देखने वाले हैं यूरोप के बारे में, तो पढ़ने ही वाले हैं यूरोप महादेश के बारे में। लेकिन यूरोप महादेश के बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र के प्रति प्रेम, है ना। देश के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम, है ना। राष्ट्र के प्रति प्रेम को ही हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्र के प्रति प्रेम की क्या है? भावना। राष्ट्रवाद कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। राष्ट्रवाद क्या है? एक फीलिंग है। राष्ट्रवाद क्या है? एक फीलिंग है। क्या कैसा फीलिंग है? तो देश के प्रति आपके मन में प्यार उमड़ेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। तो देश के प्रति, है ना, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जो है वही क्या है? राष्ट्रवाद है ना। राष्ट्र के प्रति प्रेम जो है वही क्या है? राष्ट्रवाद है। ठीक, तो ये बात आपको क्या करना है? ध्यान रखना है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, है ना, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद एक फीलिंग है। इसमें क्या होता है? राष्ट्र के प्रति प्रेम का भावना उत्पन्न होता है। ये कैसे उत्पन्न होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना? है ना, जब कोई विकट परिस्थिति आता है, जब कोई देश पर कोई समस्या आता है, तो लोगों को राष्ट्र के प्रति प्रेम उभरने लगता है। जैसे अभी भारत देश है, अगर भारत और पाकिस्तान में देखते हैं हम लोग, मैच होता है, तो हम लोग को क्या हो जाता है? भारत के प्रति प्रेम का भावना उभर जाता है। अगर युद्ध हो भारत का किसी देश के साथ, तो हम लोग भारत के प्रति हम लोग के मन में क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिक प्रेम का भावना उभर जाएगा, है ना। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर आपके भाई को कोई पीट दे, तो आपको अपने भाई के प्रति प्रेम का भावना उभर जाता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर होता है। अगर देश पर कोई खतरा आता है, तो लोगों के मन में देश के प्रति प्रेम का भावना उत्पन्न हो जाता है ना। लोगों के मन में क्या हो जाता है? देश के प्रति प्रेम का भावना उत्पन्न हो जाता है।
तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कैसे फ्रांस जो है, फ्रांस में है ना, फ्रांस आज़ाद होने के लिए जो है यहाँ के लोगों में, फ्रांस को आज़ाद करने के लिए यहाँ के लोगों में देश के प्रति प्रेम की भावना आया। इटली को एकीकरण करने के लिए जो है देश के प्रति प्रेम की भावना आया, है ना। जर्मनी को एकीकरण करने के लिए जो है क्या आया, देश के प्रति प्रेम की भावना आया। उसके बाद यूनान को है ना आज़ाद कराने के लिए देश के प्रति प्रेम की भावना आया। इस चीज़ को हम लोग को इस चैप्टर में समझना है, इसी चीज़ को हम लोग को इस चैप्टर में क्या करना है, समझना है। जैसे भारत अपना देश है, तो इसको जब आज़ाद करवाया जा रहा था, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, तो उस समय लोगों के मन में, मतलब लोगों के दिल में क्या था, देश के प्रति प्रेम का भावना था कि करो या मरो, देश के लिए या तो हम लोग को क्या करना है, देश को आज़ाद कराना, नहीं तो मर जाना। इस तरीका से बात आ गया था। तो उसी तरीका से यहाँ पर भी ये लोग जो है आज़ाद कराने के लिए किए। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना। चले हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे और देखते हैं, है ना। यही बात है, यूरोप के बारे में आपको बताया गया कि यूरोप क्या है, एक महादेश है। यूरोप क्या है, एक महादेश है। और यूरोप महादेश में जो आपका इटली जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड, बोहेमिया, पर्सा, ये सब जो देश है, ये सब जो है कहाँ आते हैं, यूरोप महादेश के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। ये सब जो है कहाँ आता है, यूरोप महादेश के अंतर्गत ही ये सब आता है, ठीक है ना। अब हम लोग राष्ट्रवाद को भी समझ लिए हैं। राष्ट्रवाद हम लोग क्या कहेंगे, तो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक। बुक में जो इसका परिभाषा दिया है वो क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। बुक के परिभाषा को भी हम लोग देख लेते हैं। बुक में दिया है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद क्या है, एक फीलिंग है, राष्ट्रवाद क्या है, एक भावना है, जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में, जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में, मतलब किसी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी सांस्कृतिक क्षेत्र में, किसी सामाजिक परिवेश में, या इतना की जगह आप लिख सकते हैं किसी देश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। रहने वाले लोगों में क्या बनती है, एकता का वाहक बनती है। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, एक हो जाना। राष्ट्रवाद का मतलब कहीं ना कहीं है एकीकरण। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, एकीकरण, एक हो जाना, है ना। यानी देश के प्रति जब प्रेम का भावना जगता है तो लोग क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, है ना। राष्ट्रवाद का ही मतलब क्या हो गया, एकीकरण, है ना, एक हो जाना। राष्ट्रवाद का मतलब ही क्या है, एक होना, है ना, एक होना। जब हम लोग देखते हैं देश पर खतरा आता है तो ऐसे हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, लेकिन जब देश पर खतरा आ जाता है तो सब लोग क्या हो जाता है, भारतीय हो जाता है, और देश के लिए क्या हो जाता है, एक हो जाता है। देश के लिए क्या हो जाता है, एक हो जाता है। मान लीजिए किसी गांव में आग लग गया, तो जब पूरा गांव पर खतरा आता है तो क्या हो जाता है, गांव के सब लोग मिल करके आग बुझाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। मतलब पूरा गाँव के लोग एक हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। मान लीजिए घर में लड़ाई चल रहा है, लेकिन अगर किसी मतलब घर में किसी को कोई पीट दिया, बाहरी कोई पड़ोसी कोई पीट दिया, तो पूरा घर का लोग क्या हो जाता है, एक हो जाता है। तो यही क्या है, यही एक तरीका से राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या हो जाता है, एक हो जाना, है ना। एकता का यह क्या है, एकता का यह वाहक है ना। राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी देश में क्या है, एकता का वाहक है। मतलब देश के लोगों को एक कर देता है। क्या कर देता है, एक कर देता है। ये किस स्थिति में होता है, तो जब देश पर कोई खतरा आता है तब जो है राष्ट्रवाद पनपता है ना। जब देश पर कोई खतरा आता है ना, तब जो है राष्ट्रवाद क्या होता है, पनपता है, ठीक है ना। समझ गए। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट फ्रांस। कहाँ चलते हैं, फ्रांस। हम लोग समझ गए राष्ट्रवाद क्या है। हम लोग को चैप्टर में क्या पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप महादेश में कैसे राष्ट्रवाद आया, इस चीज़ को हम लोग को पढ़ना है इस बुक में, है ना, इस चैप्टर में। तो हम लोग देखें यूरोप एक महादेश है, इसमें बहुत सारा देश है, सब देश के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, तो राष्ट्रवाद पढ़ना है कि वो आज़ादी के लिए वहाँ पर कैसे लोग एक हो गए और वहाँ जो है मतलब राष्ट्रवाद का भावना उनके मन में जन्म लिया। इस चीज़ के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो अब हम लोग चलते हैं फ्रांस। कहाँ चलते हैं, फ्रांस, और देखते हैं फ्रांस में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं फ्रांस। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, फ्रांस में चलेंगे और देखेंगे फ्रांस की क्रांति को, है ना। हम लोग फ्रांस में चलेंगे और देखेंगे फ्रांस की क्रांति को, ठीक है। चलिए, तो फ्रांस में जो है क्रांति करता है जनता। क्यों, तो जब जनता जो है सरकार से असंतुष्ट नहीं रहता है ना, जब जनता क्या होता है, सरकार से असंतुष्ट नहीं रहता है, तब वहाँ का जनता क्या करता है, क्रांति करता है। तो फ्रांस में क्या होता है, क्रांति होता है। फ्रांस में क्या होता है, क्रांति होता है। कब कब फ्रांस में क्रांति होता है, पहला क्रांति होता है 1789 ईस्वी में, दूसरा क्रांति कब होता है 1830 ईस्वी में होता है, और तीसरा क्रांति कब होता है 1848 ईस्वी में होता है। तो फ्रांस में ये तीन क्रांति होता है, 1789 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में और 1848 ईस्वी में, है ना। 1789 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में और
1848 ईस्वी में। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए फ्रांस में क्रांति कब हुआ, है ना, वहाँ पर अगर ये सब ऑप्शन ना रहे तो ये मतलब ये ऑप्शन सिर्फ आपको दिखेगा, तो यही आपका आंसर लगेगा 1789। लेकिन फ्रांस में 3 क्रांति हुआ था। 1789 में भी क्रांति हुआ था, 1830 में भी क्रांति हुआ था और 1848 में भी क्रांति हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। हम लोग तीनों चीज पढ़ने वाले हैं, तीनों क्रांति के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बताइएगा 1789 के क्रांति के समय, है ना, फ्रांस का राजा कौन था? 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुआ था तो किस राजा के विरुद्ध में हुआ था? 1789 में जो फ्रांस में क्रांति हुआ था वो हुआ था लुई 16वां के विरुद्ध में। किसके विरुद्ध में? लुई 16वां के विरुद्ध में। किसके विरुद्ध में? लुई 16वां के विरुद्ध में 1789 में फ्रांस में क्रांति हुआ था। 1830 में जो फ्रांस में क्रांति हुआ था वह किस शासक के विरुद्ध में हुआ था, है ना? 1830 में जो क्रांति हुआ था वह किस शासक के विरुद्ध में हुआ था? तो आपको याद रखना है चार्ल्स, है ना, चार्ल्स दशम के विरुद्ध में हुआ था। किसके विरुद्ध में? चार्ल्स दशम के विरुद्ध में हुआ था, है ना। चार्ल्स दशम के विरुद्ध में 1830 का क्रांति हुआ था। और 1848 का क्रांति जो हुआ था वह किस राजा के विरुद्ध में हुआ था? तो लुई फिलिप के विरुद्ध में हुआ था। किसके विरुद्ध में? लुई फिलिप के विरुद्ध में हुआ था। लुई फिलिप के विरुद्ध में 1848 का क्रांति हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों क्रांति हम लोग देखने वाले हैं, है ना। चाहे आपका 1789 का क्रांति हो तो लुई 16वां के समय में हुआ था, 1830 का क्रांति हो तो चार्ल्स एक्स के समय में हुआ था, चार्ल्स दशम के समय में हुआ था। 1848 का क्रांति है तो ये लुई फिलिप के समय में हुआ था। 1848 का क्रांति किसके समय में हुआ था? लुई फिलिप के समय में हुआ था। तो ये तीनों क्रांति को हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होता है? देखा जाता है ना, ऑब्जेक्टिव में। कहाँ पर देखा जाता है? ऑब्जेक्टिव में देखा जाता है ज़्यादातर, है ना। और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ये दोनों से, है ना। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में और ये दोनों से रिलेटेड सब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं, है ना, क्रांति के बारे में। चले देखें, फ्रांस हम लोग चले। आप लोग फ्रांस चलने के लिए तैयार हैं? बताइए। चलिए, हाँ, और एसएसटी में आपको टेंशन नहीं लेना है ना। एसएसटी में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे एसएसटी में टेंशन लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। पहले भी हम ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाए हैं, तो वहाँ पर 99 तक जो है ऑफलाइन से बहुत सारे स्टूडेंट लेकर के आए थे, है ना। और उसके बाद पिछले साल हम यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन भी पढ़ाए थे पिछले साल, तो बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे आप रैंक 2 आदर्श कुमार का इंटरव्यू सुनेंगे तो रैंक 2 आदर्श कुमार बताए हैं कि हाँ, हम एसएसटी पढ़ने के लिए सिर्फ दिशा ऑनलाइन क्लासेस में आए और बिहार में दूसरा रैंक लेकर के आए थे वो, है ना। और उसके बाद अभी आप जोहेर अहमद का इंटरव्यू सुने होंगे यूट्यूब पे, तो वहाँ पर भी जोहेर अहमद को एसएसटी में सबसे अधिक नंबर आया, जो कि बिहार टॉपर है। एसएसटी बोरिंग लगता है बच्चों को, लेकिन उनको एसएसटी में सबसे अधिक नंबर आया। बस वो जो चीज़ हम पढ़ाए थे पूरा उनके कॉपी में लिखा हुआ था, जैसा हम बोले थे, मतलब बोलते थे, सब कुछ वो किए हुए थे। और वो इंटरव्यू में बताए भी हैं कि हमको एसएसटी में सबसे अधिक नंबर आया है ना। तो इस तरीक़ा से मतलब आप इंटरव्यू सुन सकते हैं जाकर के, यूट्यूब पे रखा हुआ है। 2 स्टूडेंट का तो डायरेक्टली बताया कि एसएसटी के लिए स्पेशल, है ना। उसके अलावा आप और सब स्टूडेंट भी एसएसटी यहाँ से पढ़े थे, तो इसीलिए आपको टेंशन जो है इसमें लेना नहीं है। आराम से आपको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है ना। चले, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। हम मतलब आप पढ़ेंगे तो आराम से अच्छा नंबर आएगा ही आएगा। ठीक, चले चलते हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे क्रांति के बारे में। हम लोग पढ़ते हैं 1789 के क्रांति के कारण। 1789 में क्रांति क्यों हुआ होगा? जो फ्रांस था वहाँ पर 1789 में क्रांति क्यों हुआ होगा? तो कोई भी क्रांति कब होता है? कोई भी क्रांति कब होता है? तो कोई भी क्रांति तभी होता है जब क्या होता है ना, जब क्या होता है ना कि वहाँ का राजा अच्छा नहीं होता है। तो 1789 में क्रांति हुआ, इसका मतलब वहाँ का राजा अच्छा नहीं था, वहाँ का राजा अच्छा काम नहीं कर रहा था। इसी वजह से 1789 में क्या हुआ होगा? क्रांति हुआ होगा, है ना। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि 1789 के क्रांति के कारण, 1789 के क्रांति के कारण क्या था? तो फ्रांस का राजा लुई 16वां निरंकुश शासक था। कैसा शासक था? निरंकुश शासक था। 1789 के क्रांति के समय जो फ्रांस का राजा था, है ना, लुई 16वां, वो क्या था? निरंकुश था। निरंकुश मतलब उसको वो अपने आप पर अंकुश नहीं रखा हुआ था, मतलब कोई भी चीज़ पर अंकुश नहीं था। जो मन सो किया, है ना, कोई काम को अच्छे से नहीं करता था,
फिजूल खर्ची था। क्या था? फिजूल खर्ची था, बिना मतलब का खर्च करते रहता था, है ना। और जनता के सुख दुख से उसको कोई लेना देना नहीं था। इसकी जो पत्नी थी, है ना, ये इसकी जो पत्नी थी वो भी राजकाज में हस्तक्षेप करती थी, और वो भी बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची थी। तो इस तरीक़ा से इसको जनता से कोई लेना देना नहीं था, है ना। इस वजह से जो है जनता इसके खिलाफ क्या कर दिया? क्रांति कर दिया, लुई 16वां के खिलाफ, ठीक है ना। फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया था। अब क्या कर दिया? लुई जो 16वां है वो फ्रांस के लोगों पर टैक्स लगा दिया था। क्या लगा दिया था? फ्रांस के लोगों पर टैक्स लगा दिया था। फ्रांस का जो समाज है वो 3 भागों में बटा हुआ था, है ना। पादरी, कुलीन और एक आम वर्ग, आम लोग। तो उसमें से क्या कर दिया, जो मतलब प्रथम वर्ग के लोग, द्वितीय वर्ग के लोग और तृतीय वर्ग के लोग, जो सबसे निचले वर्ग के लोग थे उन्हीं पर टैक्स लगाया था, और ऊपर वाला दोनों वर्ग पर टैक्स नहीं लगाया था। तो जो सबसे आम लोग जो थे वो लोग क्या कर दिए? आंदोलन कर दिए, राजा के खिलाफ टैक्स का बोझ अधिक हो गया था, और इसके कारण जो है ना 1789 का क्रांति हुआ, है ना। 1789 का क्रांति हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1789 के क्रांति का कारण तो ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 1789 के क्रांति के समय लुई 16वां क्या थे? राजा थे। लुई 16वां राजा थे, और क्रांति क्यों हुआ था? तो लुई 16वां एक निरंकुश शासक था, है ना, और टैक्स का बोझ जनता पर अधिक हो गया था। इसी वजह से क्या हुआ था? क्रांति हुआ था, 1789 का क्रांति, ठीक है ना। समझ गए? ये आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसके बारे में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम। अब जब क्रांति होता है तो क्या होता है? जनता क्या करती है? जो राजा है उसको हटा देती है गद्दी से, है ना। जो राजा है उसको गद्दी से हटा देती है। तो यहाँ पर जो 1789 में क्रांति हुआ, इसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? तो लुई 16वां का राजशाही का अंत हो गया। लुई 16वां के राजशाही का क्या हो गया? अंत हो गया, है ना। जनतंत्र का स्थापना हुआ। इसके बाद एक तरीका से हम कह सकते हैं कि 1789 की क्रांति के बाद यहाँ पर जनतंत्र का जो है क्या हो गया? स्थापना हो गया था। कहां पर? फ्रांस में, ठीक है ना। और बाद में जाकर के हम लोग देखते हैं जो लुई 16वां राजा था, है ना, उसको क्या कर दिया गया? 1793 में फांसी दे दिया गया। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था एग्जाम में। लुई 16वां को 1700 कब फांसी दे दिया गया? तो लुई 16वां को 1793 में क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। तो ये बात को भी आपको ध्यान रखना है कि लुई 16वां 1789 की क्रांति के समय राजा कौन थे? तो लुई 16वां थे, है ना। और लुई 16वां को तो गद्दी से उतार ही दिया गया, और बाद में उसको क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। कब फांसी का सजा दिया गया लुई 16वां को? 1793 में। कब? 1793 में। तो ये दोनों बात आपको इंपॉर्टेंट है, दोनों बात आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है ना। लुई 1789 की क्रांति के समय, है ना, लुई 16वां क्या थे? तो लुई 16वां के बारे में आपको 2 बात याद रखना है। एक क्या? तो 1789 की क्रांति के समय ये क्या थे? है ना, शासक थे। कहाँ के? फ्रांस के। और दूसरा 1793 में इनको क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। 1793 में इनको फांसी दे दिया गया। ये दोनों क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना। ये दोनों क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चले, तो ये जो है हम ऐड कर दिए हैं। जो भी चीज़ नया अपडेट हुआ है वो सारा चीज़ आपके क्वेश्चन इसमें नोट्स में आपका ऐड हो गया है ना। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन, लुई 16वां को कब फांसी दिया गया? तो 1793 में, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा तो हम इसको ऐड कर दिए, अपडेट कर दिए पूरा नोट्स को। ऐसा नहीं कि जो सदियों से नोट्स चलते आ रहा है वही नोट्स आपको हम हर क्लास में दे रहे हैं, ऐसा नहीं। जब भी आप हमसे पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे नोट्स में अपडेट मिलेगा। जैसे पिछले साल का नोट्स में क्या था? क्वेश्चन बैंक नहीं था। इस साल का जो नोट्स हम लेके आ रहे हैं उसमें क्या है? 2024 तक का हर एक क्वेश्चन बैंक को अपडेट कर दिया गया है। 2024 तक का हर एक क्वेश्चन बैंक को अपने भाषा में लिख करके वहाँ अपडेट कर दिए हैं। फिर अगर अभी आप क्रैश कोर्स में पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत सारा ऐसा प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था तो वो यहाँ पर नोट्स में क्या कर दिया गया? अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीका से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चले आगे हम लोग अब देखते हैं। इसके बाद जो है जब लुई 16वां यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो कौन आता है? नेपोलियन। कौन आ जाता है? नेपोलियन। और नेपोलियन यहाँ पर मतलब शासन करना स्टार्ट करता है। तो नेपोलियन पहले ऐसे ही शासन करता है, लेकिन बाद में यहाँ पर नेपोलियन शासक बन जाता है, राजा बन जाता है। कब? है ना। तो राजा बन जाता है 1804 ईस्वी में। तो थोड़ा सा हम लोग नेपोलियन के बारे में क्या कर लेते हैं? जान लेते हैं, है ना। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? नेपोलियन के बारे में जो है जान लेते हैं, ठीक है।
तो नेपोलियन युग कब से कब तक के समय को नेपोलियन युग कहा जाता है? तो 1804 से 1815। 1804 में नेपोलियन जो है फ्रांस का राजा बनता है और 1815 तक जो है ये क्या करता है, शासन करता है। तो इसीलिए हम लोग 1815 से लेकर के 1804 से लेकर के 1815 के काल को क्या कहेंगे? नेपोलियन युग कहेंगे। पूछा जाए कभी आपके एग्जाम में कि नेपोलियन युग कब से कब तक के समय को कहा जाता है, तो आपको बताना है 1804 से लेकर के 1815। 1804 से लेकर के 1815 तक के काल को हम लोग क्या कहेंगे? नेपोलियन युग के नाम से जानते हैं। 1804 से लेकर के 1815 के काल को हम लोग क्या कहेंगे? नेपोलियन युग के नाम से जानते हैं। अब हम लोग नेपोलियन के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना। पूछा जाएगा नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना, तो आपको याद रखना 1804 में, है ना। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? 1804 में। और 1804 में राजा बनते ही वह एक नियम लाया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नेपोलियन संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपोलियन संहिता। तो नेपोलियन संहिता कब लाया गया? नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया? 1804 में। नेपोलियन कोड भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपोलियन कोड भी इसी को कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए नेपोलियन कोड, है ना, नेपोलियन कोड जो है कब लागू किया गया? तो 1804 में, है ना। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? 1804 में। नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया? 1804 में। नेपोलियन कोड कब लागू किया गया? 1804 में। 1804 में, है ना। उसके बाद 1815 में क्या होता है? वाटरलू का युद्ध होता है। क्या होता है? वाटरलू का युद्ध होता है। इसमें नेपोलियन हार गया, है ना। 1815 में क्या हुआ? वाटरलू का युद्ध हुआ। इसमें जो है नेपोलियन को हरा दिया गया। नेपोलियन को क्या कर दिया गया? हरा दिया गया, है ना। ऑस्ट्रिया था और भी देश था, वो सब मिल करके नेपोलियन को यहाँ पर क्या कर देता है? 1815 में वाटरलू के युद्ध में हरा देता है। इसके बाद जो है इसका शासन खत्म। इसके बाद 1815 में इसका शासन खत्म, है ना। इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद 1815 में इसका शासन क्या हो गया? खत्म हो गया। किसका? नेपोलियन का। ठीक है। तो नेपोलियन के बारे में आपको 3 बात याद रखना है। नेपोलियन फ्रांस का क्या था? राजा बना था कब? 1804 में। नेपोलियन अपना कानून कब लागू किया? नेपोलियन संहिता 1804 में। और नेपोलियन का कब पतन हो गया? नेपोलियन का कब पतन हो गया? तो 1815 में नेपोलियन का क्या हो गया? पतन हो गया। नेपोलियन का शासन क्या हो गया? खत्म हो गया। कहाँ? फ्रांस में, है ना। नेपोलियन का शासन 1815 में फ्रांस में खत्म हो गया। ठीक है ना। इसके बाद में जाकर के 1821 में नेपोलियन का क्या हो जाता है? मृत्यु भी हो जाता है। 1821 में क्या हो जाता है? नेपोलियन का मृत्यु हो जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। बाद में उसको जाकर सेंट हेलेना एक द्वीप है, वहाँ पर क्या हो जाता है? नेपोलियन का मृत्यु हो जाता है। ठीक। तो हम लोग देखें लुईस सोलामा के बाद नेपोलियन के बारे में हम लोग को जानना है। फ्रांस में नेपोलियन के बारे में हमको क्या क्या याद रखना है? नेपोलियन राजा कब बना, है ना? तो 1804 में। नेपोलियन जो है नेपोलियन संहिता कब लागू किया? 1804 में, है ना। नेपोलियन का पतन कब हो गया, यानी नेपोलियन का जो है शासन खत्म कब हो गया, या नेपोलियन कब हार गया? तो 1815 में नेपोलियन हार गया, है ना। उसके बाद जो है 6 साल बाद, हारने के 6 साल बाद उसका क्या हो जाता है? 1821 में उसका मृत्यु हो जाता है। किसका? नेपोलियन का। ठीक है ना। चले, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत? चलिए सर, एसएसटी में 98% ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। प्रयास करिए पूरा तो आराम से ला सकते हैं आप। सर 200 वीडियो में आप क्लास लिए, हम कैसे उसको कवर करें, है ना। 200 वीडियो में हम क्लास लिए हैं, कैसे उसको हम लोग कवर करें। तो पहले से आप कवर नहीं किया तो अब आप इधर ही कवर कर लीजिए, क्रैश कोर्स में ही। उधर आप अगर कर सकते, थोड़ा बहुत बचा तो उसको कर लीजिए, पूरा नहीं कर सकते आप, है ना। चले, तो नेपोलियन के बाद हम लोग देखते हैं, नेपोलियन जब 1815 में नेपोलियन का युग खत्म होता है, नेपोलियन हार जाता है, तो यहीं पर क्या आता है? मेटरनिक युग का शुरुआत हो जाता है। क्या हो जाता है? मेटरनिक इसको हराया था, है ना। मेटरनिक इसको हराया था सब मिल करके। किसको? नेपोलियन को 1815 में। तो नेपोलियन जब हारता है तो एक नया व्यवस्था बनाने के लिए, फिर से राजतंत्र लाने के लिए मेटरनिक एक मीटिंग बुलाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वियना सम्मेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? वियना सम्मेलन कहते हैं, है ना। अब हम लोग देखें कि पहले यहाँ पर राजतंत्र था। पहले क्या था? राजतंत्र था। लुई सोलहवां राजा था। पहले राजतंत्र था, लुई सोलहवां राजा था।
फिर जो है नेपोलियन आया, एक तरीका से जनतंत्र आ गया, एक तरीका से जनतंत्र कह सकते हैं आ गया था, है ना। और उसके बाद फिर जो है इसको ख़त्म करके, इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, है ना, जब नेपोलियन का पतन हो जाता है तो इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए फिर से जो है ना, एक मीटिंग होता है और इसके बाद फिर से राजतंत्र यहाँ पर लाया जाता है। फिर से यहाँ पर क्या लाया जाता है, राजतंत्र लाया जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे अभी, है ना। पहले राजतंत्र था, फिर जनतंत्र आया और फिर से अब क्या आएगा, राजतंत्र आएगा। फिर से अब क्या आएगा, राजतंत्र आएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, है ना। अभी देखिए लुई सोलामा शासक था। लुई सोलामा क्या था, शासक था वहाँ पर, है ना। लुई सोलामा वहाँ पर क्या था, शासक था। लुई सोलामा जब शासक था तो उसके समय में क्रांति हुआ, फिर नेपोलियन आ गया। तब नेपोलियन जब आ गया, नेपोलियन भी अपना शासन उसन चलाया अच्छे से, है ना। खूब राष्ट्रवाद के भावना को वो फैलाया, अलग अलग देशों पर आक्रमण किया, इटली जर्मनी सब जीतना चाहता था नेपोलियन, है ना। सबको जीतना चाहता था और प्रयास किया और बहुत सारा जगह को वह जीता भी, है ना। बहुत सारा जगह को वह जीता भी। फिर उसका भी पतन हो गया 1815 में। वाटरलू के युद्ध में हार गया, उसका पतन हो गया। इसके बाद कौन सा युग आता है, मेटरनिक युग। मेटरनिक युग कब से कब तक, 1815 से शुरू होता है, 1848 के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। 1815 से 1848 के समय को हम लोग क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। पूछा जाए मेटरनिक युग क्या है, तो 1815 से लेकर के 1848 के काल को हम लोग क्या कहते हैं, मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं मेटरनिक युग होता है तो सबसे पहले वियना सम्मेलन मेटरनिक बुलाता है। क्या बुलाता है, वियना सम्मेलन। कब, 1815 में। जैसे ही वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हारता है, तुरंत जो है वियना सम्मेलन बुलाया जाता है। कब, 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में क्या हो जाता है, वियना सम्मेलन को बुलाया जाता है। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन बुलाया जाता है। वियना सम्मेलन क्या था, देखते हैं हम लोग। तो यूरोप की विजय शक्तियाँ नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में, है ना, 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं, है ना। यूरोप की विजय शक्तियाँ वाटरलू के युद्ध में जीतने के बाद, यूरोप की विजय शक्तियाँ, है ना, नेपोलियन के पतन के बाद, नेपोलियन का हार हो जाता है तो उसके नेपोलियन के हारने के बाद 1815 में एक मीटिंग बुलाता है। जो लोग जीता था वो लोग मिल करके एक मीटिंग बुलाता है। कहाँ, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रिया एक ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया एक देश है ना, यूरोप में ही। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ था, वियना। ये पूछा भी जाता है, इंपोर्टेंट है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ था, वियना। वहाँ पर एक मीटिंग बुलाया गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियना सम्मेलन कहते हैं। तो वियना सम्मेलन कब बुलाया गया, 1815 में ईस्वी में बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बुलाया गया। क्यों बुलाया गया था, तो नेपोलियन के पतन के बाद बुलाया गया था। नेपोलियन जब हार गया उसके बाद इसको बुलाया गया था नया व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, है ना। फिर से राजतंत्र को स्थापित करने के लिए वियना सम्मेलन बुलाया गया था। फिर से राजतंत्र को क्या करने के लिए, स्थापित करने के लिए वियना सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है ना। तो ये मीटिंग बुलाया गया वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कब बुलाया गया, है ना, 1815 में, है ना। बुलाया कहाँ गया था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अब क्या होता है, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर, जो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे, है ना, कौन, मेटरनिक। याद होगा आपको, ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे, मेटरनिक। वही जो है इसका क्या किया, अध्यक्षता किए। ये बुलाया भी गया था वियना में ही, है ना, वियना में ही इसको बुलाया गया था 1815 में। तो वियना में जब बुलाया गया था, वियना ऑस्ट्रिया में ही है, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर जो थे मेटरनिक, वो इसका क्या किया, अध्यक्षता किए। क्या किए, अध्यक्षता किए इस सम्मेलन का। किस सम्मेलन का, वियना सम्मेलन का। मेटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिक कैसा शासक था, प्रतिक्रियावादी शासक। प्रतिक्रियावादी किसको कहते हैं, जो सुधार नहीं चाहता है, जो नहीं चाहता है कि कोई सुधार हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिक्रियावादी कहते हैं। तो मेटरनिक जो था वो प्रतिक्रियावादी शासक था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी सुधार हो, वो चाहता था कि पुराना व्यवस्था ही चले। जो पहले राजतंत्र था ना, फिर से वही राजतंत्र आ जाए, है ना, कोई नया व्यवस्था नहीं आए। ये जो है मेटरनिक का सोच था, जिसका उद्देश्य क्या था, मेटरनिक व्यवस्था का क्या उद्देश्य था, तो गणतंत्र का विरोध करना। जो गणतंत्र आया था उसका विरोध करना और राजतंत्र का फिर से स्थापना करना, इसका उद्देश्य था। मेटरनिक का क्या उद्देश्य था, मेटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था, उसका क्या उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था गणतंत्र को नहीं आने देना है, गणतंत्र का विरोध करना है और राजतंत्र को फिर से स्थापित करना है, राजतंत्र को फिर से स्थापित करना। यानी लुई सोलहवां जो गया था ना 1789 में, लुई सोलहवां, उसके वंश को फिर से जो है लाना है फ्रांस में। लुई सोलहवां के वंश को फिर से जो है फ्रांस में क्या करना है, लाना है ना।
और वियना कांग्रेस के बाद हम लोग देखते हैं बुर्बो राजवंश का क्या हो गया, फिर से स्थापना हो गया। बुर्बो राजवंश का क्या हो गया, पुनर्स्थापना हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, वियना कांग्रेस का उपलब्धि। वियना कांग्रेस के बाद क्या होता है, फ्रांस में बुर्बो राजवंश का फिर से स्थापना हो गया। बुर्बो राजवंश कहाँ शासन कर रहा था, फ्रांस में, है ना। इसी का जो है, इसी राजवंश का शासक था कौन, लुई 13वां 14वां 16वां, सब जो है इसी का शासक था। लुई 16वां जो है इसी वंश का शासक था। लुई 16वां जो था वह इसी वंश का क्या था, शासक था, बुर्बो राजवंश का। तो इसके बाद वियना सम्मेलन के बाद फिर से बुर्बो राजवंश को ला दिया गया, है ना, फिर से बुर्बो राजवंश को ला दिया गया। ठीक है, तो इतना तक में आपको कोई दिक्कत, वियना सम्मेलन आप अच्छे से समझे। वियना सम्मेलन कब हुआ, 1815 में हुआ। कहाँ हुआ, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ। उसका अध्यक्षता कौन किया, मेटरनिक किया, है ना। मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और प्रतिक्रियावादी शासक था। कैसा शासक था, प्रतिक्रियावादी शासक था कौन, मेटरनिक, है ना। प्रतिक्रियावादी शासक था, वह गणतंत्र का विरोधी था और जो है राजतंत्र का जो है समर्थक था। वह गणतंत्र का क्या था, विरोधी था, और राजतंत्र का क्या था, समर्थक था कौन, मेटरनिक। ठीक, और ये फिर से क्या कर देता है, वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में बुर्बो राजवंश का पुनर्स्थापना करता है। वियना सम्मेलन के बाद क्या होता है, फ्रांस में बुर्बो राजवंश फिर से क्या होता है, स्थापित होता है, और फिर से जो है ना, बुर्बो राजवंश का ही राजा आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक में कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चले आगे हम लोग। चलिए, ये आप देख रहे होंगे मानचित्र पर, ये जो इलाका है ना, फ्रांस का इलाका, ये इलाका है फ्रांस। वियना सम्मेलन के बाद जो है आपका फ्रांस का इलाका, ये जो है दिख रहा है, यही जो है क्या है, फ्रांस का इलाका है ना। इसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, और भी अलग अलग यूरोप का देश इस पर आपको दिख जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए 1789 की क्रांति से लेकर के यहाँ तक हम लोग अभी क्या देखें, फ्रांस में शुरू किए हैं। अभी हम लोग कहाँ हैं, फ्रांस में ही हैं। फ्रांस में सबसे पहले क्या होता है, 1789 में क्रांति होता है। 1789 में फ्रांस में क्या होता है, क्रांति होता है। इस क्रांति के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक तरीका से राजा चेंज हो जाते हैं। 1804 में जो है नेपोलियन आ जाता है। फिर 1815 तक जो है नेपोलियन यहाँ क्या करता है, शासन करता है ना। 1815 तक यहाँ क्या करता है, नेपोलियन शासन करता है। फिर वियना सम्मेलन होता है, और वियना सम्मेलन के बाद जो है फिर से जो है यहाँ पर बुर्बो राजवंश का पुनर्स्थापना हो जाता है। पहले राजतंत्र था, फिर से राजतंत्र आ गया। पहले राजतंत्र था 1789 से पहले, और फिर से यहाँ पर क्या आ गया, राजतंत्र आ गया। बीच में कौन आया था, नेपोलियन आया था। बीच में आपका नेपोलियन आया था, है ना, 1804 से 1815 के लिए, जो कि राजा का बेटा नहीं था। ठीक है, तो ये जो वियना सम्मेलन हुआ, इसके बाद क्या हुआ, फिर से राजतंत्र को ला दिया गया, है ना, फिर से राजतंत्र को ला दिया गया। ठीक है ना। इसके बाद अलग अलग राजा बने, है ना, अलग अलग राजा फिर उसी वंश के बने। लेकिन फिर से जब क्रांति होता है, वह कब होता है, 1830 में, है ना। फिर से कब क्रांति होता है, फिर कुछ दिन तक ठीक से शासन चलता है, और फिर क्रांति होता है 1830 में। फिर क्रांति कब होता है, 1830 में क्रांति होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 1830 के क्रांति के बारे में, है ना। तो 1830 में जब क्रांति हुआ, उस समय राजा कौन थे। अब दूसरा जब क्रांति होता है फ्रांस में, वह कब होता है, 1830 में होता है। तो 1830 के क्रांति के समय राजा कौन थे, तो आपको हम बताएं, चार्ल्स एक्स, कौन, चार्ल्स जो एक्स दसम, जो चार्ल्स दसम जो है, ये जो है 1830 के क्रांति के समय क्या थे, राजा थे, है ना। तो 1830 के फ्रांसीसी के क्रांति का कारण क्या था, 1830 के फ्रांसीसी का कारण क्या था, तो मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनिक कोई सुधार होने नहीं देना चाह रहा था फ्रांस में, मेटरनिक कोई सुधार होने नहीं देना चाह रहा था। वह चाह रहा था बस राजतंत्र रहे, राजा रहे नाम का, और जनता का कुछ भी नहीं सुने। इसीलिए जो है 1830 में क्या होता है, फ्रांस में क्रांति होता है ना। मेटरनिक कोई सुधार होने नहीं देना चाह रहा था, इस वजह से 1830 में क्या होता है, फ्रांस में फिर से क्रांति होता है। और जो राजा बना था चार्ल्स दसम, जो राजा था वह भी क्या था, एक निरंकुश शासक था। चार्ल्स दसम जो राजा था वह भी क्या था, एक निरंकुश शासक था, अच्छे से शासन को नहीं चला रहा था। इसी वजह से जो है क्या हुआ, इसी वजह से 1700 फिर 1830 में क्या हो गया, फ्रांस की जनता ने फिर से क्या किया, क्रांति किया। फ्रांस की जनता ने क्या किया, फिर से जो है क्रांति किया। ये बात आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है ना।
ये बात को आपको ध्यान रखना है। और ये जो चार्ल्स आपका दसम है ना, चार्ल्स आपका क्या है, एक्स है, ठीक है। तो ये इसको आपको याद रखना है कि ये जो है चार्ल्स एक्स जो है ये किसको प्रधानमंत्री बनाया था, पोलीगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। पोलीगनेक को अपना क्या किया था, प्रधानमंत्री बनाया था। पोलीगनेक इसका क्या था, प्रधानमंत्री था, है ना। और वो भी शासन को अच्छे से मतलब नहीं संभाल रहा था, तो इस वजह से फ्रांस की जनता ने क्या कर दिया, फिर से क्रांति कर दिया। तो दो बात आपको याद रखना है, 1830 के क्रांति के समय राजा कौन थे, चार्ल्स एक्स, चार्ल्स दसम राजा थे, और उसका प्रधानमंत्री कौन था, पोलीगनेक उसका प्रधानमंत्री था, है ना। पोलीगनेक उसका क्या था, प्रधानमंत्री था। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। और 1830 का क्रांति क्यों हुआ, 1830 का क्रांति क्यों हुआ, तो राजा सही नहीं था, मतलब राजा निरंकुश था। चार्ल्स एक्स जो राजा था वह क्या था, निरंकुश था, और वो किसी प्रकार का कोई सुधार में विश्वास नहीं रखता था, किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं कर रहा था। इस वजह से जनता ने क्या कर दिया, 1830 में क्रांति कर दिया। इस वजह से जनता के द्वारा क्या कर दिया गया, 1830 में क्रांति किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है इस क्रांति का क्या परिणाम हुआ, इस क्रांति का क्या परिणाम हुआ। जब क्रांति कोई होता है उसका क्या परिणाम होता है, राजा को गद्दी छोड़ करके भागना पड़ता है। जनता इतना इतना मतलब राजा का विरोध करता है कि राजा को गद्दी छोड़ करके भागना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हुआ, चार्ल्स एक्स फ्रांस की गद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। चार्ल्स आपका दसम था वह जो है फ्रांस की गद्दी को छोड़ करके कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चार्ल्स दसम जो है फ्रांस की गद्दी छोड़ करके क्या हो गया, इंग्लैंड भाग गया। और उसके बाद है फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया। अभी तक फ्रांस में कौन सा वंश शासन कर रहा था, बुर्बो वंश, इसका क्या हो गया, अंत हो गया, है ना। बुर्बो वंश का शासक ही था लुई 16वां, लुई 18वां, और उसके बाद जो चार्ल्स दसम है ये सब बुर्बो वंश का ही शासक था, है ना। और इसका क्या हो गया, अंत हो गया कब, 1830 के क्रांति के बाद ये वंश ही खत्म हो गया, है ना। उसके बाद इसके जगह पर करा कि 1830 के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और ऑर्लियंस वंश के लुई फिलिप जो है राजा बने, है ना। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन का स्थापना हुआ था, तो संवैधानिक राजतंत्र। अभी भी राजतंत्र ही था लेकिन संवैधानिक राजतंत्र था। संवैधानिक राजतंत्र मतलब संविधान से चलने वाला राजतंत्र, क्या, संविधान से चलने वाला राजतंत्र का क्या हो गया, स्थापना हो गया, ठीक है। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में, है ना, कैसा शासन आया, तो संवैधानिक राजतंत्र। कैसा शासन आया, संवैधानिक राजतंत्र शासन आया था, ठीक है ना। और इसके बाद जो है राजा, इसके बाद 1830 के क्रांति के बाद किस वंश का शासक आया, तो ऑर्लियंस वंश का। अभी तक था बुर्बो वंश का, लेकिन अब जो है 1830 के क्रांति के बाद ऑर्लियंस वंश के शासक बने। और कौन शासक बने, लुई फिलिप। कौन शासक बने, लुई फिलिप। तो ये आपको ध्यान रखना है 1830 की क्रांति के बाद क्या क्या हुआ। तो चार्ल्स दसम को फ्रांस भागना पड़ा, है ना, चार्ल्स दशक भाग गया, बुर्बो वंश क्या हो गया, खत्म हो गया, एक नया वंश आया लुई फिलिप। एक नया वंश कौन आया, एक नया वंश आया ऑर्लियंस वंश, और राजा कौन बने, है ना, राजा बन गए लुई फिलिप जो है, इसके बाद राजा बन गए। और राजतंत्र की जगह संवैधानिक राजतंत्र का शुरुआत हुआ। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। 1830 की क्रांति के बाद सब कुछ बदल जाता है। क्या क्या बदल गया, पहले राजतंत्र था, पहले क्या था, राजतंत्र था। 1830 की क्रांति के बाद क्या हो गया, संवैधानिक राजतंत्र हो गया, मतलब संविधान से चलने वाला राजतंत्र, है ना। संवैधानिक राजतंत्र का जो है शुरुआत हुआ। 1830 के क्रांति से पहले क्या था, राजतंत्र था, लेकिन 1830 के क्रांति के बाद संवैधानिक राजतंत्र का शुरुआत हुआ। फिर हम लोग देखते हैं 1830 के क्रांति के समय जो है, उस समय राजा कौन थे, तो उस समय राजा आपके थे, है ना, उस समय जो राजा आपके थे चार्ल्स जो है, चार्ल्स दसम राजा थे। लेकिन इस क्रांति के बाद राजा बदल गए। कौन राजा बन गए, लुई फिलिप राजा बन गए। कौन राजा बन गए, लुई फिलिप जो है आपके राजा बन गए। और इस क्रांति से पहले किस वंश का शासन था, तो इस क्रांति से पहले बुर्बो वंश का शासन था, है ना। इस क्रांति से पहले बुर्बो वंश का क्या था, शासन था। लेकिन इस क्रांति के बाद जो है ऑर्लियंस वंश का शासन आ गया। इस क्रांति के बाद कौन आ गया, ऑर्लियंस वंश का शासन आ गया। इस क्रांति के बाद जो है ऑर्लियंस वंश का क्या आ गया, शासन आ गया। तो क्या क्या परिवर्तन हुआ ये आपसे पूछा जाता है। 1830 के क्रांति का क्या परिणाम हुआ, 1830 के क्रांति के बाद क्या क्या परिणाम हुआ, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है। राजतंत्र के जगह संवैधानिक राजतंत्र आ गया, राजतंत्र के जगह संवैधानिक राजतंत्र आ गया, है ना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है चार्ल्स
दसम के जगह चार्ल्स दसम के जगह लुई फिलिप राजा बन गया। बुर्बो वंश के जगह ऑर्लियंस वंश राजा बन गया। बुर्बो वंश के जगह कौन बन गया है ना, ऑर्लियंस वंश राजा बन गया है ना। बुर्बो वंश के जगह ऑर्लियंस वंश क्या हो गया, ऑर्लियंस वंश का शासन आ गया। ठीक, तो ये 3 परिवर्तन होता है 1830 के क्रांति के बाद। 1830 के क्रांति के बाद क्या होता है, ये 3 परिवर्तन होता है। ठीक, समझ में आ गया। 1830 के क्रांति का क्या क्या परिणाम हुआ, 1830 के क्रांति के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब फिर से एक क्रांति होगा, वो है 1848 की क्रांति। फिर से एक क्रांति होगा, वो क्या है, 1848 की क्रांति। तो उसके बारे में हम लोग को अब देखना है। 1848 के क्रांति के बारे में हम लोग को क्या करना है, अब देखना है। तो हम लोग देखते हैं 1848 के क्रांति के बारे में, है ना। हम लोग देखते हैं 1848 के क्रांति के बारे में। अभी तक हम लोग देख चुके हैं, है ना, फ्रांस में 2 क्रांति। एक तो 1789 में जो क्रांति हुआ, दूसरा जो 1830 में जो क्रांति हुआ, वो दोनों क्रांति को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 1848 के क्रांति के बारे में। 1848 में भी क्रांति होता है, और 1848 में क्रांति के क्या कारण थे ये पूछा हुआ है एग्जाम में, है ना। तो इसको हम थोड़ा डिटेल से दे दिए हैं। 1848 में क्रांति के क्या क्या कारण थे, दीर्घ उत्तरीय में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। 1848 के क्रांति के क्या क्या कारण थे, 1848 में क्रांति जो है वह क्यों हो रहा था, ये आपसे पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं 1848 के क्रांति के समय राजा कौन थे, राजा से लुई फिलिप, और वो प्रधानमंत्री किसको बनाए थे, गीजो को। किसको प्रधानमंत्री बनाए थे, 1848 के क्रांति के समय गीजो को प्रधानमंत्री बनाए थे। तो लुई फिलिप राजा और गीजो इस समय क्या था, प्रधानमंत्री था। लुई फिलिप क्या था, राजा था, और गीजो जो है क्या था, लुई फिलिप राजा था, और आपका गीजो जो है ये क्या था, प्रधानमंत्री था। कब, 1848 के क्रांति के समय। 1848 के क्रांति के समय, ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। ये भी शासन को अच्छे से नहीं चला रहा था। इसके समय में बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, महंगाई सब बढ़ गया था। इसी के कारण जो है जनता क्या करता है, क्रांति कर देता है। 1848 ईस्वी में वहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो जाता है, और जो है गृह युद्ध शुरू हो जाता है 1848 ईस्वी में, और राजा को गद्दी छोड़ करके भागना पड़ता है कहाँ, इंग्लैंड। तो यही था 1848 का क्रांति। ठीक है ना। चले तो देखते हैं 1848 के क्रांति के कारण। तो पहली बात, लुई फिलिप की कमजोर नीति। जो राजा था लुई फिलिप 1848 के क्रांति के समय जो राजा था लुई फिलिप, उसका नीति अच्छा नहीं था, उसका नीति अच्छा नहीं था। इसी के कारण जो है फ्रांसीसी क्रांति हुआ। दूसरा है, लुई फिलिप जो है, लुई फिलिप वह जो है प्रतिक्रियावादी गीजो को अपना प्रधानमंत्री बना लिया था। प्रतिक्रियावादी गीजो मतलब ऐसा गीजो जो इसका प्रधानमंत्री बना, वो कोई सुधार होने देना नहीं चाहता था। ये अच्छा आदमी था लुई फिलिप, जो है सबको साथ लेकर के चल रहा था। ये मध्यम वर्गीय नीति अपनाया था, मतलब न ज़्यादा हार्ड न ज़्यादा सॉफ्ट, है ना, बीच का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन यह लुई फिलिप को जब लुई फिलिप जो है गीजो को जब प्रधानमंत्री बनाया, तो ये प्रतिक्रियावादी था, मतलब ये कोई सुधार होने नहीं देना चाहता था, और इस वजह से ये कोई सुधार नहीं होने दिया। अमीर लोगों को साथ दिया, जिससे जो है आम जनता नाराज हो गया, है ना, आम जनता नाराज हो गया, और जो है क्या कर दिया, राजा के खिलाफ 1848 में क्रांति कर दिया, है ना। ठीक है, कह रहा है कि वैधानिक, संवैधानिक और आर्थिक किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना। बोल रहा है यहाँ का जो प्रधानमंत्री था गीजो, वह कोई वैधानिक काम हो या संवैधानिक काम हो या आर्थिक काम हो, कोई काम नहीं करना चाहता था। किसी प्रकार का कोई सुधार का काम नहीं करना चाहता था, है ना। पूंजीपति वर्ग को साथ रखना, ये जो गीजो है ये क्या कर रहा था, पूंजीपति वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलता था, और आम लोगों से इसको कोई मतलब नहीं था, है ना। इसके समय में विदेश नीति इसका क्या हो गया, फेल हो गया। बेरोजगारी और भूखमरी क्या हो गया, इसके समय में बढ़ गया। इस वजह से 1848 में, है ना, क्या हो गया, फ्रांस में गृह युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। ठीक है, इस वजह से फ्रांस में क्या हो गया, गृह युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, और राजा के खिलाफ क्या हुआ, क्रांति हुआ। ठीक, तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा लुई फिलिप थे, और उसका जो प्रधानमंत्री था वह क्या था, गीजो था। गीजो जो था वह क्या था, प्रतिक्रियावादी था, वह किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होने देना चाह रहा था, है ना। गीजो जो है अभिजात वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलता था। इसके समय में क्या हो गया, इसके समय में लुई फिलिप के समय में बेरोजगारी, गरीबी बहुत अधिक क्या हो गया, बढ़ गया। आम जनता को ज़्यादा लोग ख्याल नहीं रख रहे थे, है ना। इस वजह से जो है 1848 में क्या हुआ, क्रांति हुआ। ठीक, नेक्स्ट आपका है
1848 के क्रांति के परिणाम, 1848 के क्रांति का क्या क्या परिणाम हुआ? तो पुराना व्यवस्था का अंत हो गया। जो पुराना व्यवस्था पहले से चल रहा था राजतंत्र वाला, ये फिर से क्या हो गया? अंत हो गया। दूसरा बार गणराज्य का क्या हुआ? स्थापना हुआ। और लुई नेपोलियन थ्री है ना, जो है फ्रांस का क्या बन गया? राजा बन गया। लुई नेपोलियन थ्री जो है क्या बन गया? फ्रांस का जो है राजा बन गया। इसके बाद 1848 के क्रांति के बाद क्या क्या हुआ? पुराना व्यवस्था यानी राजतंत्र खत्म हो गया, फिर से जो है गणराज्य का स्थापना हुआ 1848 के बाद, और लुई नेपोलियन थ्री जो है क्या हो गया? राजा बन गया। लुई नेपोलियन थ्री क्या बन गया? राजा बन गया। ठीक है ना। और इस तरीका से आपका ये पूरा जो है ये जो फ्रांस का क्रांति है ये आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक। तो इसमें ज़्यादा बातें नहीं याद रखना, लेकिन आपको थोड़ा सा याद तो रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या क्या पढ़े हैं कि फ्रांस में 3 क्रांति हुआ 1789 में, है ना, 1830 में, 1848 में। 1789 की क्रांति के समय राजा कौन थे? 1789 की क्रांति के समय राजा लुई 16वां। 1830 के क्रांति के समय राजा कौन थे? तो चार्ल्स 10म। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 1848 की क्रांति के समय राजा कौन थे? तो 1848 के क्रांति के समय जो राजा थे वह थे आपके लुई फिलिप, है ना। तीनों के खिलाफ क्या होता है? क्रांति होता है। क्रांति के बाद क्या क्या परिवर्तन आता है उसको भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। जैसे 1789 के बाद नेपोलियन आया था, 1830 के बाद जो है लुई फिलिप आ गया, है ना, और 1848 के बाद हम लोग देखते हैं लुई नेपोलियन आता है। कौन आता है? लुई नेपोलियन आता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, और यहाँ पर सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। जैसे 1848 के क्रांति का क्या कारण था, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो उस चीज़ को देख लेंगे। तो आपका फ्रांस जो है क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना। फ्रांस आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक। चलिए, फ्रांस आप लोग समझ लिए? बताइए एक बार जल्दी से। अब लोग चले, हम लोग आगे चले, इटली चले हम लोग। इटली चला जाए। चलिए, कोई दिक्कत आप लोग को? सर मेटरनिक, अच्छा मेटरनिक और चार्ल्स, बताइए क्या है क्वेश्चन? सब्जेक्टिव याद करवाइएगा। हाँ बिल्कुल, सब्जेक्टिव में भी आपको टेंशन नहीं होगा। अगर ये चीज़ हम लोग देख लेंगे, ये चीज़ हम लोग समझ लेंगे, है ना, तो हम लोग जो है सब्जेक्टिव में भी कोई टेंशन आप लोग को नहीं होगा। सर मेटरनिक और चार्ल्स एक्स एक ही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। दोनों क्या अलग अलग है। मेटरनिक तो ऑस्ट्रिया का था, और ये जो चार्ल्स 10म है ये जो आपका कहाँ का बना था? फ्रांस का राजा बना था, लेकिन मेटरनिक इसको बनवाया था, मेटरनिक बनवाया था। ठीक है। चलिए, कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, तो अपने भाषा में उसको लिख सकते हैं, है ना। उसके बारे में नॉलेज आपको रहेगा, और उसके बारे में आप अच्छे से उसके बारे में लिख सकते हैं। कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इटली के बारे में। कहाँ देखते हैं? इटली के बारे में। अब हम लोग इटली चलते हैं। कहाँ चलते हैं? इटली, है ना। इटली चलते हैं और देखते हैं इटली का एकीकरण अब कैसे होगा। हम लोग देखते हैं इटली जो है वो बहुत सारे भागों में क्या हुआ था? टूटा हुआ था। तो उसको एक करना है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि इटली का एकीकरण कैसे होगा, है ना। इटली का एकीकरण जो है कैसे होगा, इस चीज़ को हम लोग को क्या करना है? यहाँ पर देखना है। इस चीज़ को हम लोग को यहाँ पर क्या करना है? समझना है। जैसे ये देख पा रहे हैं इटली, ये कई भागों में क्या हुआ है? टूटा हुआ है। कई भागों में, एक हिस्सा इसका यहाँ, एक हिस्सा यहाँ, एक हिस्सा यहाँ, एक हिस्सा यहाँ है। अलग अलग बहुत सारे भागों में ये क्या है? टूटा हुआ है। बाद में जो है इटली जो है क्या हो जाता है? बाद में धीरे धीरे इटली पूरा एक हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग को समझना है ना, कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। इटली का एकीकरण कैसे हुआ, अब इसको हम लोग को समझना है इसके दूसरे पार्ट में। तो हम लोग चलते हैं इटली के एकीकरण पर। ठीक है, इटली भी आपका यूरोप में ही है ना। तो एक आपका पार्ट खत्म, फ्रांस खत्म। अब हम लोग फ्रांस को अब आप लोग भूल जाइए। कहाँ चलना है आप लोग को? अब इटली चलना है। कहाँ चलना है? इटली चलना है। तो चलते हैं हम लोग इटली, है ना। तो इटली जो था पहले बहुत सारे भागों में टूटा हुआ था, बाद में उसको क्या किया गया? एकीकरण किया गया, है ना। एकीकरण किया गया। तो इसी चीज़ को हम लोग को क्या करना है? समझना है। ठीक है। चलिए,
तो इटली के एकीकरण क्यों नहीं हो रहा था, इटली के एकीकरण में क्या क्या समस्या था, तो देखते हैं। इटली कई छोटे छोटे राज्य में विभक्त था। इटली क्या था, कई छोटे छोटे राज्य में क्या था, बटा हुआ था। इटली जो था वो बहुत सारा, है ना, छोटा छोटा भाग में क्या हुआ था, बटा हुआ था। तो इसी को क्या करना था, एक करना था। इसी को क्या करना था, एक करना था। इसी को जो है एक करना था। तो ये जो है इटली के साथ क्या था, समस्या था। उसके बाद इटली और ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्र का हस्तक्षेप था इटली में क्या हो जाएगा, इटली में जो आपका था, है ना, इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का क्या था, हस्तक्षेप था। खास करके ऑस्ट्रिया का, किसका, ऑस्ट्रिया का क्या था, इटली में हस्तक्षेप था। मतलब ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक। वो नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण, वो चाहता था कि इटली टुकड़ा टुकड़ा में ही बटा रहे, है ना। कौन चाहता था, है ना, मेटरनिक चाहता था कि इटली टुकड़ा टुकड़ा में ही बटा रहे, है ना। और पोप जो वहाँ पर था, पोप जो होता है आपको आता, पुजारी होता है चर्च में, मतलब चर्च का जो पुजारी होता है उसी को हम लोग पोप कहते हैं। तो पोप का इच्छा था कि इटली का एकीकरण वह करे, इटली का एकीकरण कौन करे, पोप करे। इसी वजह से इटली का एकीकरण हो नहीं पा रहा था। तो इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधा था आपसे पूछा जाता है ना। इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधा था, इटली का एकीकरण क्यों नहीं हो पा रहा था, इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधा था, इटली का एकीकरण क्यों नहीं हो पा रहा था। तो आपको याद रखना है, इटली कई छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। पहली बात, इटली कई छोटे छोटे भागों में क्या था, बटा हुआ था, ठीक है। दूसरी बात, जो ऑस्ट्रिया था वह क्या करता था, इटली में हस्तक्षेप करता था। ऑस्ट्रिया जो है इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था, है ना। ऑस्ट्रिया इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। मतलब ऑस्ट्रिया जो है इटली के एकीकरण का क्या था, विरोधी था। और पोप का इच्छा था कि कोई और इटली का एकीकरण नहीं करे, हम करें। जब भी इटली का एकीकरण करे तो हम करें। तो पोप भी टांग अड़ा देता था बीच में। जब भी इटली का एकीकरण होता था तो पोप जो है वहाँ पर क्या लगा देता था, टांग अड़ा देता था। उसका इच्छा था कि इटली का एकीकरण हम करें, इस वजह से वह क्या कर देता था, टांग अड़ा देता था, ठीक है ना। तो इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं था, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप लिख देंगे, जल्दी बताइए, है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया इटली के एकीकरण का बाधाएं। तो इटली छोटे छोटे राज्य में विभक्त था, है ना। जो ऑस्ट्रिया था उसका इटली पर हस्तक्षेप था। और पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण हमारे हमारे है ना, हमारे मतलब अंदर हो, हमारे द्वारा किया जाए, इटली का एकीकरण हमारे नेतृत्व में हो, ये पोप का इच्छा था। इसी वजह से इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था, ठीक है, समझ गए। इटली का एकीकरण क्या क्या बाधा था। अब हम लोग चलते हैं अलग, इटली का एकीकरण करवाया कौन, इसको हम लोग देखते हैं। तो इटली के एकीकरण के 3 मसीहा हैं, इटली का एकीकरण के 3 मसीहा हैं, है ना। कौन कौन इटली का एकीकरण करवाता है, तो उसके लिए 3 हीरो है। मेजनी, पहला हीरो का नाम क्या है, मेजनी, है ना, मेजिनी। दूसरा हीरो काउंट काबूर, और तीसरा गेरीबाल्डी, है ना। तीसरा आपका क्या हो जाए, दूसरा आपका काउंट काबूर, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, गेरीबाल्डी। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, गेरीबाल्डी जो है ये तीसरा हीरो है। इटली के एकीकरण का 3 हीरो था, है ना। कौन कौन याद रखना है, मेजनी, काउंट काबूर और गेरीबाल्डी। पूछा जाएगा इटली का एकीकरण किस किस ने करवाया, तो मेजनी, काउंट काबूर और गेरीबाल्डी, तीनों का योगदान रहा इटली के एकीकरण को करवाने में। पहले मेजनी प्रयास किया लेकिन ये इससे संभव नहीं हो पाया, फिर काउंट काबूर का प्रयास किया, इससे भी संभव नहीं हो पाया, लास्ट में गेरीबाल्डी आया, है ना। और ये बहुत हद तक जो है इटली का एकीकरण करवाया। इटली का एकीकरण कब हो जाता है, 1871, है ना। 1800 हम लोग देखते हैं। इटली का एकीकरण जो है आपको 1871 ईस्वी में क्या हो गया, पूरा हो गया। इटली का एकीकरण कब पूरा हो गया, 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हो गया, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है यही 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि इटली का एकीकरण किस किस ने करवाया, इटली के एकीकरण में किसका किसका योगदान है, तो मेजनी, काउंट काबूल और गेरीबाल्डी का, है ना। और इटली का एकीकरण कब हुआ, तो 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ। 1871 ईस्वी में क्या होता है, इटली का एकीकरण हुआ। तो ये 2 बात जो है आपको पूछा जाता है, ये 2 बात आपसे क्या होता है, पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं इसके बारे में कुछ और बात, जैसे मेजनी है तो इसके बारे में कुछ बात काउंट काबूर के बारे में, कुछ बात गेरीबाल्डी के बारे में, ये तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है मेजनी, पहला है मेजनी। मेजनी के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो मेजनी जो
मेजनी जो था वह एक साहित्यकार था, मतलब किताब उताब पढ़ता था। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, मतलब ये चाहता था कि जनता का शासन आए, गणतंत्र आए, है ना, राजतंत्र जो है नहीं रहे, गणतंत्र यहाँ पर रहे, ये चाहता था। और यह एक योग्य सेनापति भी था, मतलब सेना को ये संभालने के लिए यह योग्य सेनापति भी था। तो ये तीनों था कौन? मेजनी। मेजनी कौन था? तो मेजनी एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग्य सेनापति था, और योग्य सेनापति भी था। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस गुप्त दल से था? तो मेजनी जो है कार्बोनरी नामक गुप्त दल से जुड़ा हुआ था। कार्बोनरी एक संस्था था, कार्बोनरी एक संस्था था जो बनाया गया था इटली के एकीकरण के लिए। तो इससे जो है कौन जुड़ा हुआ था? मेजनी जुड़ा हुआ था। तो पूछा जाए मेजनी का संबंध किस दल से था? तो कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध किस दल से था? तो कार्बोनरी से, है ना, कार्बोनरी से जो है मेजनी का संबंध था। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से मेजनी का संबंध था। ठीक। उसके बाद कह रहा है मेजनी जो है इटली के एकीकरण के लिए क्या किया? तो 1831 में यंग इटली नाम का एक संस्था बनाया। यंग इटली नाम का संस्था किसने बनाया? मेजनी ने बनाया। कब बनाया? 1831 में बनाया। यंग इटली नाम का संस्था किसने बनाया? मेजनी ने बनाया। कब बनाया? तो 1831 में बनाया। कब बनाया? 1831 में बनाया। ठीक। उसके बाद है मेजनी ने 1834 में यंग यूरोप बनाया। यंग यूरोप नाम का संस्था किसने बनाया? मेजनी ने बनाया, है ना। यंग यूरोप नाम का संस्था पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद बढ़े, इटली के लिए तो ये काम किया ही, पूरा यूरोप के लिए भी यह काम करना चाहा, जिसके कारण 1834 में इन्होंने यंग यूरोप का क्या किया? स्थापना किया। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? मेजनी ने किया। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? मेजनी ने किया, है ना। ठीक है, समझ गए। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? मेजनी ने किया। तो ये इतना बात आपको मेजनी के बारे में याद रखना है। मेजनी के बारे में आपसे ये सब पूछा जाता है, मेजनी कौन था, तो इतना बात आपको लिखना है कि मेजनी जो है वह एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और एक सेनापति भी था। मेजनी जो है कार्बोनरी नाम के, है ना, संगठन से जुड़ा हुआ था। मेजनी जो है 1831 में यंग इटली का स्थापना किया और मेजनी जो है 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया, है ना। ये इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन जो है मेटरनिक क्या कर दिया? दबा दिया, जिसके कारण जो है ये इटली का एकीकरण नहीं कर पाया। इटली का एकीकरण यह नहीं कर पाया। कौन? मेजनी। ठीक है ना। तो इसके बारे में बस इतना बात आपको ध्यान रखना है जो पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है दूसरा नंबर पे आता है काउंट काबूर। दूसरा नंबर पे कौन आता है? काउंट काबूर, है ना। दूसरा नंबर पे आपका कौन आता है? काउंट काबूर, है ना। फिर इटली के एकीकरण करवाने के लिए कौन आता है? काउंट काबूर भी आता है। पहले आया था मेजनी, फिर कौन आ गया? आ गया काउंट काबूर। तो अब हम लोग देखते हैं काउंट काबूर के बारे में। कह रहा है कि सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक। सार्डिनिया पिडमाउंट कहाँ था? इटली में ही एक छोटा सा राज्य था सार्डिनिया पिडमाउंट। वहाँ के शासक कौन थे? विक्टर एम्यूनियल। विक्टर एम्यूनियल वहाँ के राजा थे। विक्टर एम्यूनियल कहाँ के राजा थे? सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक कौन था? विक्टर एम्यूनियल सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। वो अपना प्रधानमंत्री किसको बनाता है? तो काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाता है। काउंट काबूर को क्या बनाता है? अपना प्रधानमंत्री बनाता है। काउंट काबूर क्या था? एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ मतलब कहाँ पर कौन सा एक्शन करना है, किसके साथ संधि करना है, किसके साथ दुश्मनी करना है, ये सब इसको पता था। किसको? काउंट काबूर को। तो ये एक कूटनीतिज्ञ था और राष्ट्रवादी था, मतलब चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। तो इसको जो है प्रधानमंत्री कौन बनाया था? इसको जो है प्रधानमंत्री बनाया, है ना, प्रधानमंत्री इसको बनाया विक्टर एम्यूनियल। कौन बनाया इसको प्रधानमंत्री? विक्टर एम्यूनियल जो है इसको प्रधानमंत्री बनाया। किसको? काउंट काबूर को। काउंट काबूर को प्रधानमंत्री किसने बनाया? तो विक्टर एम्यूनियल ने काउंट काबूर को क्या किया? प्रधानमंत्री बनाया, है ना। काउंट काबूर को विक्टर एम्यूनियल ने क्या किया? प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है ना। और ये जो है हम लोग देखते हैं, ये जो है क्या करता है? ये अपने कूटनीतिक के बल पर बहुत हद तक क्या कर देता है? इटली का एकीकरण कर देता है। इस इटली में बहुत सारे क्षेत्र को क्या कर दिया? ये एकीकरण कर दिया था। कौन? काउंट काबूर, है ना। काउंट काबूर बहुत हद तक जो है क्या कर दिया था? इटली का एकीकरण कर दिया था। ठीक है। बाद में फिर आता है गेरीबाल्डी। कौन आता है? गेरीबाल्डी, है ना। गेरीबाल्डी बाद में आता है। गेरीबाल्डी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि गेरीबाल्डी क्या था? एक नाविक था। गेरीबाल्डी पेशे से क्या था पूछा जाता तो एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। किसके विचारों का? मेजनी के विचार से ये प्रभावित था। मेजनी के विचार से प्रभावित था, लेकिन बाद में ये काबूर के प्रभाव में आकर के, है ना, बाद में ये काबूर के प्रभाव में आकर के संवैधानिक राजतंत्र का जो है क्या बन गया था? पक्षकार बन गया था। कौन? गेरीबाल्डी,
है ना। गेरिबाल्डी पहले एक नाविक था और मेजनी के विचार का समर्थक था, लेकिन बाद में यह गेरिबाल्डी जो है वह काबूल के प्रभाव में आने आ गया, काबूल से इसका दोस्ती हुआ, तब जाके यह क्या कर दिया, संवैधानिक राजतंत्र का ये क्या बन गया, पक्षधर बन गया। संवैधानिक राजतंत्र का यह क्या बन गया था, पक्षधर बन गया था, है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ये भी बहुत सारे क्षेत्र को जो है क्या कर लिया, जीत लिया। ये भी बहुत सारे क्षेत्र को जीत लिया, लेकिन बाद में जो अपना ये क्षेत्र जीता हुआ था सब किसको दे दिया, काउंट काबूर को ही दे दिया। ये बहुत सारा क्षेत्र को जीता गेरिबाल्डी और जीत करके किसको दे दिया, काउंट काबूर को दे दिया। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं 1862 में काउंट काबूर का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। 1862 में काउंट काबूर का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है ना। 1862 में क्या हो जाता है, काउंट काबूर का मृत्यु हो जाता है। तो इसके बाद जो है इसके जो राजा थे, है ना, विक्टर एमिनियल, उसी के नेतृत्व में क्या हो जाता है, 1871 में इटली का एकीकरण हुआ। इसी के नेतृत्व में, है ना, एक युद्ध होता है फ्रांस और पर्सा के बीच। फ्रांस पर्सा का युद्ध होता है कब, फ्रांस और पर्सा का युद्ध होता है 1871 में। और इसी युद्ध के बाद जो है ना, विक्टर एमिनियल के नेतृत्व में इटली का एकीकरण कब हो गया, 1871 में इटली का एकीकरण हो गया। 1871 में क्या हो गया, इटली का एकीकरण हो गया विक्टर एमिनियल के ही नेतृत्व में। ठीक है ना, समझ गए। चलिए, तो इतना आपको ध्यान रखना है, इतना आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। किसके बारे में, इटली के एकीकरण के बारे में इतना बात आपको एकदम ध्यान रखना ही रखना है। और इटली का एकीकरण का हम लोग श्रेय किसको किसको देंगे, मेजनी को दे देंगे, काउंट काबूर को भी देंगे और गेरिबाल्डी को भी देंगे। तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी को कहा जाता है। ठीक, तो इतना बात हम लोग जाने इटली के एकीकरण के बारे में। इटली का एकीकरण के बारे में हम लोग इतना बात जाने, सबको ध्यान रखना है। इटली का एकीकरण क्यों नहीं हो रहा था, तो इटली छोटा छोटा राज्य में बटा हुआ था, है ना। और ऑस्ट्रिया जो है इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाह रहा था। पोप का इच्छा था कि इटली का एकीकरण हम करें, तो इस वजह से इटली का एकीकरण नहीं हो रहा था। इटली के एकीकरण में यह सब क्या था, बाधा था। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इटली के एकीकरण करने के लिए 3 हीरो आता है। एक का नाम है मेजनी। मेजनी पहले प्रयास करता है। मेजनी जो है कार्बोनरी नाम का संगठन से पहले जुड़ता है, फिर बाद में यंग इटली बनाता है, फिर बाद में यंग यूरोप बनाता है। और लेकिन यह इटली का एकीकरण नहीं कर पाता है, यह असफल हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो था वह इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। इसको क्या कर दिया, दबा दिया। फिर ये बेचारा चला गया। फिर आता है काउंट काबूर। काउंट काबूर को जो है सार्डिनिया पिडमाउंट जो है, इटली में एक जगह था सार्डिनिया पिडमाउंट, वहाँ के जो राजा थे विक्टर एमिनियल, वो इसको अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। यह बहुत चालाक आदमी था, है ना, काउंट काबूर। और ये जो है इटली का एकीकरण में करने के लिए बहुत सारा देशों के साथ क्या किया, संधि किया, है ना। और उसके बाद जो है इटली का एकीकरण, अधिकांश भाग का इटली का एकीकरण काउंट काबूर कर दिया। लेकिन 1800 फिर जाकर के गेरिबाल्डी भी एक तरफ से इटली का एकीकरण करने आया, है ना, और कुछ हिस्सा का एकीकरण ये भी किया। यह एक नाविक था, मतलब नाव चलाने वाला था, है ना, तो कुछ हिस्सा का ये भी एकीकरण किया। बाद में जो ये गेरिबाल्डी था सब कुछ किसको दे दिया, काउंट काबूर को दे दिया। जितना क्षेत्र गेरिबाल्डी जीता था वो काउंट काबूर को दे दिया। 1862 में काउंट काबूर का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। काउंट काबूर की मृत्यु के बाद फिर से विक्टर एमिनियल जो है क्या हुआ, विक्टर एमिनियल ही फ्रांस और पर्सा का युद्ध लड़ता है। कब, 1871 में। फ्रांस और पर्सा का युद्ध कब होता है, 1871 में होता है। और इस युद्ध के बाद क्या हो जाता है, 1871 में ही इटली का एकीकरण क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। और इटली के एकीकरण का श्रेय हम लोग किसको किसको देते हैं, इटली के एकीकरण का श्रेय, है ना, इटली के एकीकरण का श्रेय जो है मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी को दिया जाता है। मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी को दिया जाता है। ठीक है, मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी तीनों को जो है इटली के एकीकरण का क्या दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है ना। चले, ये जो है 70 से 71 के बीच हुआ था फ्रांस और पर्सा का युद्ध। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी का एकीकरण। अब हम लोग किसको देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण को देखते हैं, है ना। जर्मनी के एकीकरण को अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए, जर्मनी के एकीकरण को अब हम लोग देखते हैं। अगला जो देश है आपका क्या है, जर्मनी। अगला जो देश है आपका, वह कौन सा देश है, जर्मनी। तो हम लोग जर्मनी के एकीकरण को देखते हैं।
जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं, जैसे देखिए इटली के एकीकरण में बहुत सारा बाधा था, इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। उसी तरीका से जर्मनी में भी समस्या था, जर्मनी एक क्यों नहीं हो पा रहा था, उसमें बहुत सारा समस्या था। जैसे है ना, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में बटा हुआ था। जर्मनी में कितने राज्य से, 300 से छोटा बड़ा राज्य था, सबको क्या करना था, एक करना था, तो बड़ी मुश्किल काम था, है ना। तो इसी वजह से जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। दूसरा है, उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट और दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक बाहुल क्षेत्र था। अब यहाँ पर दो तरीका के लोग थे, है ना, एक तो प्रोटेस्ट धर्म के लोग और एक कैथोलिक धर्म के लोग। तो दोनों में जो है क्या था, विभेद था। तो इस वजह से भी जो है इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना का भी क्या था, अभाव था। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था जर्मनी का भी एकीकरण हो। तो जर्मनी का एकीकरण इन सभी वजहों से नहीं हो रहा था, है ना। जर्मनी के एकीकरण का ये सब क्या था, बाधा था। क्या क्या बाधा था, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में बटा हुआ था। जर्मनी कितने, 300 से छोटे बड़े राज्य में बटा हुआ था। उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट का संख्या अधिक था, दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक का संख्या अधिक था, है ना। और जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद के भावना का अभाव था। और ऑस्ट्रिया जो था वह जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था, है ना। वह क्या करता था, जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था ऑस्ट्रिया। तो इस वजह से जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। ठीक, इन सब वजहों से, है ना, जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जर्मनी का एकीकरण हुआ कैसे। जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व क्या क्या थे जिस वजह से जर्मनी का एकीकरण होता है। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया। जैसे सबसे पहले 1806 में नेपोलियन जो है जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। क्या किया था, जर्मन राइन राज्य संघ, मतलब बहुत सारे राज्य को मिला करके, है ना, बहुत सारे राज्य को मिला करके और बनाया था जर्मन राइन राज्य संघ। तो इसका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा, है ना, जर्मनी के एकीकरण में। तो जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया, नेपोलियन ने किया। कब किया, 1806 में किया। तो इसका जो है, इस वजह से जो है नेपोलियन के एकीकरण में, मतलब जर्मनी के एकीकरण में मदद मिला। इसके बाद है 1834 में वहाँ के व्यापारियों के द्वारा जालबेरिन नाम का एक आर्थिक संघ बनाया गया। मतलब सब व्यापारी एक साथ मिल करके व्यापार करें, इसके लिए वो लोग एक संगठन बनाए जिसका नाम क्या था, जालबेरिन। जालबेरिन जो है व्यापारियों का एक क्या था, संगठन था। इसमें पूरा जर्मनी के व्यापारी एक थे। तो पूरा जर्मनी के व्यापारी एक हुए, तो यहाँ से भी जो है एकीकरण का जो है ना, एकीकरण में मदद मिला। यहाँ से भी एकीकरण में क्या मिला, मदद मिला। ठीक है, जर्मनी में हम लोग देखते हैं एक विश्वविद्यालय था, एना विश्वविद्यालय। यहीं पर जर्मनी पूछा जाएगा, जर्मनी के वाइमर राज्य में, है ना, कौन सा विश्वविद्यालय था, एना विश्वविद्यालय, है ना, एना विश्वविद्यालय था। यहाँ पर ये जो है जर्मनी के एकीकरण का केंद्र माना जाता है, जर्मनी के एकीकरण का केंद्र माना जाता है। इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ, आंदोलन वगैरह हुआ था। जर्मनी को एकीकरण करने के लिए लोग जो है प्लान बनाए थे यहीं पर, है ना, एना विश्वविद्यालय में। यहाँ के छात्रों ने बुरसेन सफ्ट नाम का एक संस्था बनाया था। यहाँ के शिक्षक और छात्र मिलकर के जो है एक संस्था भी बनाए थे। ठीक है ना, एक संस्था का क्या किए थे, निर्माण किए थे। एक संस्था का क्या किए थे, निर्माण किए थे जर्मनी के एकीकरण करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना, कहाँ के, जर्मनी के छात्र लोग, है ना। ठीक है, चले, तो जर्मनी के एकीकरण में ये सब सहायक हुआ। एक तो जर्मन राज्य का निर्माण हुआ, दूसरा हम लोग देखते हैं व्यापारियों ने एक संगठन बनाया जालबेरिन, फिर यहाँ के विद्यार्थियों ने एक संगठन बनाया बुरसेन सॉफ्ट, है ना। और यहाँ का जो विश्वविद्यालय था, वाइमर राज्य का विश्वविद्यालय, एना विश्वविद्यालय, यहाँ के छात्र लोग ये सब कर रहे थे। तो इन सब वजहों से क्या हुआ, जर्मनी के एकीकरण में मदद मिला। ये सब जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या किया गया, प्रयास किया गया। और इसे जर्मनी का एकीकरण करवाया कौन, जर्मनी का एकीकरण का जो मसीहा है वो कौन है, बिस्मार्क। कौन है, जर्मनी के एकीकरण का मसीहा बिस्मार्क है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बिस्मार्क कौन था, तो बिस्मार्क जो है वह, बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम का चांसलर था। पर्सा का शासक कौन था, विलियम, है ना। पर्सा कहाँ है, तो जर्मनी का एक राज्य था, पर्सा। और पर्सा का शासक कौन था, विलियम। और उसका चांसलर कौन था, बिस्मार्क। उसका क्या था, चांसलर था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि पर्सा जर्मनी का एक राज्य था, उसका शासक कौन था, उसका शासक था विलियम। और विलियम का चांसलर कौन था, विलियम का जो चांसलर था वो था आपका, विलियम का चांसलर था बिस्मार्क। ठीक है, विलियम का चांसलर कौन था, बिस्मार्क विलियम का चांसलर था। ठीक, अब बिस्मार्क क्या क्या किया इसको हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि बिस्मार्क जर्मन डाइट में पर्सा का प्रतिनिधित्व था। जर्मन डाइट मतलब वहाँ का संसद था। जर्मन डाइट क्या था, वहाँ का संसद था। उसमें पर्सा का प्रतिनिधि कौन था, बिस्मार्क था, है ना।
बिस्मार्क जो है जर्मन दार्शनिक हीगेल के विचारों से क्या था, प्रभावित था। बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था, हीगेल के विचारों से प्रभावित था। और बिस्मार्क जो है रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किया। रक्त और लोह की नीति का मतलब है कि लड़ाई के द्वारा ही क्या होगा, लड़ाई के द्वारा ही जो है जर्मनी का एकीकरण होगा। ये किसका मानना था, बिस्मार्क का मानना था। बोल रहा था रक्त बहेगा, है ना, तब जो है जाके जर्मनी का एकीकरण होगा। ये बिस्मार्क का क्या था, मानना था। मतलब ये कड़ा मिजाज का आदमी था बिस्मार्क। ये रक्त और लोह की नीति को, है ना, अपनाया था। ठीक है ना। बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार माना जाता है। बिस्मार्क को क्या माना जाता है, जर्मनी के एकीकरण का इंजीनियर, वास्तुकार। तो जर्मनी का एकीकरण कैसे होगा, इसके लिए प्लान कौन बनाया था, बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था, बिस्मार्क जो है पर्सा के शासक विलियम का चांसलर था। पर्सा का शासक कौन था, विलियम, उसका चांसलर कौन था, बिस्मार्क, है ना। बिस्मार्क जर्मन डाइट में क्या था, पर्सा का प्रतिनिधि था। हीगेल के विचारों से यह प्रभावित था। और सबसे इंपॉर्टेंट, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किया था। और इसी को हम लोग जर्मनी के एकीकरण का क्या मानते हैं, है ना, वास्तुकार मानते हैं। जर्मनी के एकीकरण का मसीहा जो है किसको मानते हैं, बिस्मार्क को ही मानते हैं। अगर बिस्मार्क न होता तो जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाता। अगर बिस्मार्क न होता तो जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाता। ठीक है ना। तो ये जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास किया। फिर हम लोग देखते हैं जर्मनी में कई युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद इस युद्ध के बाद क्या हो जाता है, जर्मनी का एकीकरण हो जाता है ना। तो पहला युद्ध जो होता है 1866 में, वह होता है ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच होता है सेडोवा का युद्ध। पूछा जाएगा सेडोवा का युद्ध कब हुआ, तो सेडोवा का युद्ध जो है ना, सेडोवा का युद्ध होता है 1866 में। किसके किसके बीच होता है, तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। ऑस्ट्रिया चाहता था कि इसका एकीकरण न हो। पर्सा क्या था, जर्मनी का ही एक राज था। तो पर्सा का यहाँ पर क्या हो गया, जीत हो गया। ये जो है जीत गया यहाँ पर, और ऑस्ट्रिया क्या हो गया, हार गया। ऑस्ट्रिया यहाँ पर हार गया। ठीक है, इसके लिए ये फ्रांस से क्या लिया था, मदद लिया था। फिर हम लोग देखते हैं सेरेबा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई और पर्सा से प्रभुत्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। पर्सा पर जो कब्जा करके रखा हुआ था ऑस्ट्रिया, वो क्या हो गया, खत्म हो गया सेडोबा के युद्ध में। सेडोबा का युद्ध कब होता है, 1866 में। सेडोबा का युद्ध कब हुआ, इंपोर्टेंट है, 1866 में। किसके किसके बीच हुआ था, फ्रांस और ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। ऑस्ट्रिया जो है एकीकरण नहीं होने देना चाहता था इटली, जर्मनी का, तो इसलिए पर्सा जो था, है ना, पर्सा वो जो है युद्ध लड़ा। और इस युद्ध में जीत किसका हो जाता, पर्सा का जीत हो जाता, ऑस्ट्रिया का हार हो जाता है। ठीक, इसके बाद फिर एक युद्ध होगा 1870 में, फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ। 1870 में फ्रांस के साथ भी यह युद्ध लड़ा, है ना, सेडान का युद्ध। 1870 में क्या होता है, फ्रांस और पर्सा के बीच जो है कौन सा युद्ध होता है, सेडान का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, सेडान का युद्ध होता है। पहले ये ऑस्ट्रिया से लड़ा और फिर ये फ्रांस से भी लड़ गया, है ना। पहले ऑस्ट्रिया से लड़ा, उसमें ये फ्रांस से मदद लिया, और फिर ये फ्रांस से भी क्या हो गया, लड़ गया। तो 1866 में ऑस्ट्रिया को हराया और 1870 में किसको हरा दिया, फ्रांस को हरा दिया सेडान के युद्ध में। इसके बाद जो है फ्रांस और पर्सा के बीच 1871 में क्या होता है, फ्रैंक फ्रंट की संधि होता है। कौन सा संधि, फ्रैंक फ्रंट की संधि होता है। और 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। और जर्मनी के एकीकरण के बाद, है ना, विलियम प्रथम जो है यहाँ के क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। 1871 में यहाँ के राजा कौन थे, विलियम प्रथम यहाँ के राजा थे। उसी समय जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है ना, समझ गए। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी भी 300 से छोटे बड़े राज्य में क्या हुआ था, बटा हुआ था। जर्मनी में धर्म के नाम पर लोग बटे हुए थे, कैथोलिक और प्रोटेस्ट में। ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था, है ना। जर्मनी का एकीकरण कौन नहीं होने देना चाहता था, ऑस्ट्रिया। इसके लिए जो है कौन आया, जर्मनी का एकीकरण किसने करवाया, तो बिस्मार्क ने करवाया। बिस्मार्क जो है कौन था, तो वह जो था पर्सा के शासक विलियम का चांसलर था। पर्सा के शासक विलियम का क्या था, चांसलर था बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है रक्त और लोह की नीति को अपनाया। बिस्मार्क किस नीति को अपनाया, बिस्मार्क रक्त और लोह की नीति को क्या किया, अपनाया और वह जो है क्या करवाया, एकीकरण करवा दिया। किसका, जर्मनी का। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन कौन सा युद्ध हुआ, 2 युद्ध हुआ। एक होता है सेडोवा का युद्ध, ये किससे होता है, सेडोवा का युद्ध होता है ऑस्ट्रिया से। कब, 1866 में, है ना। इसमें जो है पर्सा जीत गया, यानी जर्मनी जीत गया। फिर इसको हराने के बाद जो है, उसके बाद जो है फ्रांस के साथ युद्ध होता है, सेडान का युद्ध। कौन सा युद्ध, सेडान का युद्ध होता है। सेडान का युद्ध होता है फिर से फ्रांस को हराने के लिए 1870 में। और इस युद्ध में भी पर्सा जीत गया। फ्रांस और पर्सा के बीच सेडान का युद्ध हुआ, इसी में भी पर्सा जीत गया, है ना। पर्सा के जीतने के बाद जो है एक फ्रैंक फ्रंट की संधि होती है 1871 में। 1871 में क्या होता है, फ्रैंक फ्रंट की संधि होती है। और इस संधि के बाद जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण खत्म। जर्मनी का एकीकरण हो गया। ठीक है, इस संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया। ठीक है, समझ गए।
तो हम लोग फ्रांस घूम लिए, उसके बाद कहाँ घूम लिए, फ्रांस के बाद हम लोग, है ना, फ्रांस के बाद हम लोग इटली भी चला गए, उसके बाद जर्मनी भी चल गए, ठीक है ना। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, अब हम लोग कहाँ चलते हैं, अब चलते हैं हम लोग कहाँ बताइए, यूनान चलते हैं। अब छोटा छोटा देश कुछ और है उसको भी घूम लेते हैं, उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है ना। चले, तो कुछ छोटा छोटा और भी जगह है उसको हम लोग चलते हैं, वहाँ चलते हैं। अब यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना। तो जो मेन बात है वो इसमें है, उसको आपको ध्यान रखना होगा, समझना होगा, और पर डे देखना होगा। पर डे आपको पर डे कंप्लीट करना होगा। जो आज हुआ उसको आज ही कंप्लीट कर लेना है ना। जो आज हुआ उसको आज ही क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। तो कुछ शुरू में कुछ बड़ा बड़ा चैप्टर है, बाद में फिर छोटा छोटा भी चैप्टर है। तो शुरू में आपको थोड़ा मेहनत भी तो आप लोग ज़्यादा करते हैं ना, फर्स्ट दिन सेकेंड दिन, तो इसीलिए, है ना। फिर बाद में आपका ज़्यादा बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं रहेगा, छोटा छोटा ही चैप्टर रहेगा, ठीक है। चले, अब हम लोग कहाँ चलते हैं, यूनान। कहाँ चलते हैं, यूनान। अब यहाँ से छोटा छोटा देश है कुछ और, है ना। अब अपने जहाज़ को यूनान की तरफ हम लोग मोड़ते हैं और चलते हैं यूनान, है ना। फिर जो है उसके बाद अलग छोटा छोटा एक दो देश और देखेंगे, और उसके बाद जो है वापस आ जाएंगे इंडिया, ठीक। चले, कोई दिक्कत नहीं, समझना है, समझते चलिए चीज़ों को, है ना। और उसको पढ़ मतलब डेली का डेली आपको क्या करना है, याद करते रहना है, याद करते रहना है ना। मतलब देखना है, एक बार समझने के बाद उसको देखना है, याद करना है, फिर रिवीजन करते रहना है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। कुछ दिन मतलब मेहनत करिए तो फिर रिजल्ट आएगा, है ना। चलिए, तो क्रैश कोर्स बड़ी मुश्किल चीज़ है। 10 क्लास की चीज़ों को 1 घंटा में हमको पढ़ाना, इस चीज़ को हम 10 घंटा में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 1 घंटा में पढ़ाना है। मतलब कम से कम 5 घंटा में तो पढ़ाते ही हैं, तो 1-2 घंटा में यहाँ पर आपको पढ़ाना है। तो यही है ऑन शॉट, है ना। इसमें आपका रिवीजन, जो लोग पहले से पढ़े हैं उनको तो मज़ा आ रहा होगा, लेकिन जो लोग पहले से नहीं पढ़े उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन उनको भी दिक्कत लेना नहीं है। थोड़ा अब जो है हल्का, थोड़ा ज़्यादा मेहनत आपको करना होगा, अच्छा नंबर लाना है तो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनान। यूनान के बारे में हम लोग क्या देखते हैं, यूनान तो बहुत फेमस है ना। यूनान आपका देख रहे हैं यहाँ पे है मानचित्र में, यह बहुत ही प्रसिद्ध था। यूनान को साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान, है ना, यूनान का जो साहित्य और ज्ञान विज्ञान है वह पूरा यूरोप के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। मतलब पूरा यूरोप के लोग इसी से सीखा है, क्या, साहित्य मतलब किताब, कोई ज्ञान, कोई विज्ञान, ये सब चीज़ के लिए क्या था, यूनान प्रसिद्ध था। तो यूनान एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, किसके लिए, ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए, साहित्य के लिए। पूरा यूरोप के लोगों को यूनान क्या देता था, है ना, ज्ञान विज्ञान साहित्य, यहीं से निकल करके पूरा यूरोप में फैलता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यूनान को हम लोग यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। यूनान को क्या कहा जाता है, यूरोपीय सभ्यता का पालना। मतलब यूरोप का जो सभ्यता है उसका पूरा पालना कौन है, यही है यूनान। मतलब उसको संभाल करके कौन रखा हुआ है, यूरोप के सभ्यता को, यूनान जो है यूरोप के सभ्यता को संभाल करके रखा हुआ है। पहले यूरोप बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन जो है बाद में मतलब वहाँ का जो परंपरा था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, लेकिन यूनान में वो सब चीज़ बचा हुआ था। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यूरोप का, है ना, किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा, तो यूनान का, कहाँ का, यूनान का, है ना। और यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है ना। यूनान को ही यूरोपीय सभ्यता का क्या कहा जाता है, पालना कहा जाता है। आगे है, अब हो क्या जाता है दिक्कत, तो यूनान जो है तुर्की साम्राज्य के अधीन है। यूनान पर कौन कब्जा कर लेता है, तुर्की जो है यूनान पर कब्जा कर लेता है। तुर्की क्या कर लेता है, यूनान पर कब्जा कर लेता है ना। तुर्की को हम लोग कहते हैं क्या, यूरोप का मरीज। अब देखिए इतना अच्छा ज्ञानी देश पर तुर्की कब्जा कर लेता है, जो क्या है, यूरोप का मरीज है, जो क्या है, यूरोप का, ये पूरा यूरोप का मरीज है। तुर्की क्या है, पूरा यूरोप का मरीज है। और यूनान क्या है, यूरोप का ज्ञान विज्ञान का जो है क्षेत्र है, ज्ञान विज्ञान का जो है क्षेत्र है, साहित्य का जो है क्षेत्र है, और उस पर कब्जा कर लिया कौन, यूरोप का मरीज। कौन कब्जा कर लिया, यूरोप का मरीज, है ना। तो तुर्की जो है यूनान को क्या कर, यूनान पर जो है कब्जा कर लेता है। तुर्की जो है क्या कर लेता है, यूनान पर कब्जा कर लेता है। अब तुर्की से आज़ाद कराने के लिए यूनान में लड़ाई चलता है। तुर्की से आज़ाद कराने के लिए यूनान में क्या चलता है, लड़ाई चलता है। उसी को हम लोग को देखना है ना।
तो हम लोग देखें यूनान पर कौन कब्जा कर लिया है, तुर्की जो है यूनान पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। यूनान पर जो है तुर्की क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत मतलब ज्ञानी देश यूनान पर जो है तुर्की कब्जा कर लेता है। अब क्या होता है, यूनानियों ने तुर्की से अलग होने के लिए हितोरिया फिलायक नाम के संस्था का स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर किया। अब जो है यूनानी लोग क्या किया, तुर्की से अलग होने के लिए एक संस्था बनाया जिसका नाम क्या था, हितोरिया फिलायक। क्या नाम था, हितोरिया फिलायक। याद रखिएगा, पूछा जा चुका है ना। हितोरिया फिलायक संस्था जो है कहाँ बनाया गया, यूनान में। क्यों बनाया गया, तो तुर्की को, तुर्की से आज़ाद होने के लिए, तुर्की से अलग होने के लिए हितोरिया फिलायक नाम का संस्था बनाया गया। किस जगह पर, तो ओडेसा नाम के जगह पर। किस जगह पर, ओडेसा नाम के जगह पर यूनान में हितोरिया फिलायक नाम का संस्था का क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है, इंपोर्टेंट है ना। बाद में हम लोग देखते हैं 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी, क्या नाम था, अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ। 1821 में, है ना, अलेक्जेंडर चिपसिलांटी था, वहां पर विद्रोह का शुरुआत किया, आंदोलन का शुरुआत किया। कौन, अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। कौन, अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। कहाँ पर विद्रोह का शुरुआत किया, यूनान में, है ना। यूनान की आज़ादी के लिए, है ना, आंदोलन का शुरुआत किया अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। नाम याद रहेगा, नाम देखते हैं ना, एकदम स्पेशल है, अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। बाद में यहाँ पर विद्रोह हुआ तो बाद में जो है यहाँ पर एंड्रियोनोपोल की संधि हुआ, है ना। तुर्की और यूनान के बीच क्या होता है, एंड्रियोनोपोल की संधि होता है 1829 में। इंपोर्टेंट है, एंड्रियोनोपोल की संधि कब हुआ, 1829 में। किसके किसके बीच हुआ, तुर्की और यूनान के बीच हुआ, है ना। जिसके तहत यूनान को स्वायत्तता दिया गया। स्वायत्तता मतलब क्या होता है, अधिकार, मतलब यूनान को कुछ अधिकार दिया गया। 1829 में यूनान को क्या दिया गया, कुछ अधिकार दिया गया। लेकिन बाद में फिर 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुआ और इसके द्वारा यूनान को एक अलग देश बना दिया गया। इसके द्वारा यूनान को क्या कर दिया गया, स्वतंत्रता दे दिया गया। इसके द्वारा यूनान को क्या कर दिया गया, स्वतंत्रता दे दिया गया। तो ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में भी आपका पूछा हुआ है कि यूनान के स्वतंत्रता का वर्णन करें, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन करें। तो हम लोग को लिखना है, यूनान जो है क्या था, यूनान जो है साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का क्या था, स्रोत रहा है यूरोप वासियों के लिए। ठीक है, यूनान को हम लोग यूरोपीय सभ्यता का पालना कहते हैं। लेकिन यूनान पर कौन कब्जा कर लेता है, तुर्की यूनान पर कब्जा कर लेता है। तुर्की क्या कर लेता है, यूनान पर कब्जा कर लेता है ना। तुर्की जब यूनान पर कब्जा करता है तो इसको आज़ाद कराने के लिए अलेक्जेंडर चिपसिलांटी क्या करता है ना। अलेक्जेंडर चिपसिलांटी जो है इसके लिए आवाज़ उठाता है। अलेक्जेंडर चिपसिलांटी जो है वहाँ पर क्या करता है, आंदोलन करता है, आंदोलन करता है अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर फिर क्या होता है, 1829 में, है ना, यूनान को स्वायत्तता दे दिया जाता है, मतलब थोड़ा सा अधिकार दे दिया जाता है। लेकिन उससे नहीं मानता है ना, यूनान के लोग। तो फिर 1832 में, है ना, यूनान को आज़ादी दे दिया जाता है। फिर 1832 में यूनान को आज़ादी दे दिया जाता है और यूनान क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। यूनान क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट आपका एक छोटा सा देश है हंगरी। हंगरी के बारे में भी कुछ पूछा जा सकता है। देख रहे हैं हंगरी, हंगरी मतलब भूखा होता है हिंदी में, है ना। तो हंगरी एक देश का यहाँ पर नाम है, यहाँ पर हंगरी मतलब भूखा नहीं है। एक छोटा सा देश है हंगरी, ये भी जो है आपका यूरोप का ही देश था। अब हंगरी में क्या होता है, हंगरी पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। हंगरी पर कौन कब्जा कर लिया था, ऑस्ट्रिया जो है यहाँ पर कब्जा कर लिया था। कौन कब्जा कर लिया था, हंगरी पर ऑस्ट्रिया कब्जा कर लिया था। हंगरी का राजधानी कहाँ था, बुडापेस्ट हंगरी का राजधानी था। कहाँ था, बुडापेस्ट हंगरी का राजधानी था, है ना। बाद में हंगरी को आज़ाद कराने के लिए 1848 ईस्वी में आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व कौन किया, है ना। इसका नेतृत्व कोसुथ और फ्रांसिस डिक किया। कौन किया, कोसुथ और फ्रांसिस डिक जो है 1848 में, है ना, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किया। और बाद में हम लोग देखते हैं कि 1848 में ही हंगरी क्या हो जाता है, ऑस्ट्रिया से आज़ाद हो जाता है। हंगरी क्या हो जाता है, ऑस्ट्रिया से आज़ाद हो जाता है। तो एक छोटा सा देश है हंगरी, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि हंगरी पर ऑस्ट्रिया क्या कर लिया था, अपने कब्जा में ले लिया था। ऑस्ट्रिया जो है हंगरी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन यहाँ पर जो है कोसुथ और फ्रांसिस डिक जो है आंदोलन चलाया हंगरी की आज़ादी के लिए। तो हंगरी क्या हो गया, आज़ाद हो गया। हंगरी क्या हो गया, आज़ाद हो गया। हंगरी का राजधानी कहाँ था, बुडापेस्ट हंगरी का राजधानी था। तो हंगरी जो है एक तरीका से आज़ाद हो गया। इसको भी हम लोग आज़ाद करवा दिए। अब चलते हैं दूसरा देश को आज़ाद कराने, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका पोलैंड। पोलैंड भी एक छोटा सा देश है। पोलैंड पर कौन कब्जा कर लिया था, रूस। पोलैंड पर कौन कब्जा कर लिया था, पोलैंड पर रूस जो है क्या कर लिया था, पोलैंड पर कब्जा कर लिया था, है ना। रूस इधर से आकर के पोलैंड पर कब्जा कर लिया था, है ना। बाद में 1830 में पोलैंड ने
भी रूस से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू हुआ, परंतु रूस ने पोलैंड के विद्रोह को दबा दिया। यहाँ पर फिर लड़ाई उड़ाई हुआ, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। बाद में हम लोग देखते हैं 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जो है पोलैंड को क्या कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। 1918 में पोलैंड को क्या कर दिया, रूस जो है आज़ाद कर दिया। तो पोलैंड पर कौन कब्जा कर दिया था, रूस। और रूस जो है पोलैंड को कब आज़ाद किया, तो 1918 ईस्वी में रूस जो है पोलैंड को क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया, है ना। रूस जो है पोलैंड को कब आज़ाद किया, 1918 ईस्वी में रूस जो है पोलैंड को आज़ाद कर दिया। ठीक है। और लास्ट आपका है बोहेमिया। बोहेमिया पर भी कौन कब्जा करके रखा था, ऑस्ट्रिया, है ना। बोहेमिया पर कौन कब्जा करके रखा हुआ था, बोहेमिया पर आपका ऑस्ट्रिया जो है कब्जा करके रखा हुआ था, है ना। बोहेमिया में ज़्यादातर लोग किस प्रजाति के थे, तो चेक प्रजाति के। बोहेमिया में ज़्यादातर लोग किस जाति के थे, चेक जाति के। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ऑस्ट्रिया बोहेमिया को स्वायत्त देने की मांग को स्वीकार कर लिया, परंतु आंदोलन हिंसात्मक होने के कारण इसे कुचल दिया गया। शुरू में कुछ इसको अधिकार देने का बात किया था ऑस्ट्रिया, है ना, लेकिन जो है यहाँ पर आंदोलन हिंसात्मक शुरू हुआ तो फिर उसको भी नहीं दिया, है ना। ऑस्ट्रिया जो है इसको आज़ाद नहीं किया, किसको, बोहेमिया को। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, बोहेमिया पर ऑस्ट्रिया का अधीन था। चेक प्रजाति का यहाँ पर क्या था, चेक प्रजाति का यहाँ पर ज़्यादा संख्या था, और इसको जो है मतलब इसको उस समय आज़ादी नहीं दिया गया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपका जो पूरा है यूरोप हम लोग घूम लिए। पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद जो है हम लोग का चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पूरा यूरोप हम लोग घूम लिए। यूरोप में जितने भी देश हैं, जितने भी चीज़ है, उसके बारे में हम लोग जान लिए, है ना। ठीक है, यूरोप में जितने भी चीज़ है, जितने भी देश हैं, उसके बारे में हम लोग जान लिए, उसके बारे में हम लोग समझ लिए। तो एक बार बताइएगा क्या आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा, है ना। हम लोग देखते हैं ये यूरोप में अलग अलग जगह है, सब के बारे में यहाँ पे लिखा है, और सब जगह हम लोग अभी देखे हैं। ठीक है, चलिए तो बताइएगा एक बार आप सब लोग को आज का क्लास कैसा लगा। हम लोग का इसी तरीक़ा से जो क्लास 2 घंटा का लगभग आपका होगा, है ना। 2 घंटा का आपका लगभग जो है क्या होगा, क्लास होगा, जिसमें हम लोग को सारे चीज़ों को क्या कर लेना है, लगभग रिवाइज कर लेना है। लगभग हम लोग को सारे चीज़ों को क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जो चीज़ थोड़ा बहुत बचा होगा उसको हम लोग कब करेंगे, उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर में करेंगे। जो भी अब थोड़ा बहुत बचा होगा उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर में करेंगे। यहाँ पर हम लोग मेन टॉपिक को लेकर के चलेंगे, है ना। मेन टॉपिक को हम लोग लेकर के चलेंगे। बस आपको क्या करना है, जो लोग पहले से नोट्स बनाए हैं उनको नोट्स नहीं बनाना है। जो लोग पहले से नोट्स बनाए हैं उनको नोट्स नहीं बनाइएगा, है ना। एक बार आपका बन ही चुका है, दोबारा काहे बनाइएगा, नहीं बनाइएगा। हाँ, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिएगा। जो हम क्वेश्चन आंसर आपको देते हैं, है ना, तो उस क्वेश्चन को आंसर को यहाँ पर समझ लीजिएगा, और उसको खुद से जो है लिखने का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। खुद से लिखने का प्रैक्टिस करना है। जो लोग नोट्स नहीं बनाए हैं तो चाहें तो वो बना सकते हैं, नहीं तो पुराना वाला जो नोट्स जो हम फुल नोट्स देंगे वो सब लोग ज़रूर निकलवाइएगा, चाहे न्यू स्टूडेंट हो चाहे ओल्ड स्टूडेंट हो। जो फुल नोट्स आपको मिला है, पॉलिटिकल का भी मिला है और सबका मिल जाएगा, है ना। धीरे धीरे मिलेगा सबका, हल्ला गुल्ला नहीं करना है, शांति बना करके रखना है। धीरे थोड़ा देर मिलेगा लेकिन दुरुस्त मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हो हल्ला नहीं करना है। अभी पॉलिटिकल का मिला है आपको, फिर इकोनॉमिक्स का मिलेगा, फिर हिस्ट्री का मिलेगा, फिर ज्योग्राफी का मिलेगा। तो इस तरीक़ा से सबका आपको फुल नोट्स मिल जाएगा। इसको आपको क्या कर लेना है, इसको आपको प्रिंट जरूर करा लीजिएगा। लगभग 50-50 पेज का नोट्स होगा, है ना। 50 पेज में आपका दोनों चीज़ रहेगा, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट भी है और प्लस में पूरा क्वेश्चन आंसर, है ना। पूरा क्वेश्चन आंसर कम से कम इस नोट्स से, है ना, अगर हम बात करें तो 90% क्वेश्चन इस नोट्स से आने वाला है। और आपके एग्जाम में बनाना कितना है, 50% बनाना है, यानी आराम से आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। इस नोट्स से 90% नंबर एकदम फिक्स रखिए, है ना। और 50% ही आपको बनाना है। कोई भी एग्जाम अगर आप दिए हैं, मंथली एग्जाम दिए हैं या सेंटअप एग्जाम दिए हैं, उसका क्वेश्चन आप मिला लीजिए इस नोट्स से। जो हम नोट्स दिए हैं पॉलिटिकल साइंस का या कोई भी सब्जेक्ट का, उस नोट्स से आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन मिला लीजिए। आपका देखिए वहाँ पे क्वेश्चन जो है इतना % आराम से मिलेगा, आराम से आपको इतना % क्वेश्चन वहाँ पे मैच कर रहा होगा हमारे नोट्स से, है ना। पॉलिटिकल साइंस का भी दिए हैं, उससे आप मिला लीजिए कोई साल का क्वेश्चन मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो इतना चीज़ इसमें दिया हुआ है कि हर चीज़ जो है आपका, हर चीज़ का आंसर इस नोट्स में है,
ठीक है। तो आपको वो नोट्स प्रिंट करा लेना है और उसको पढ़ते रहना है। नोट्स को पूरा पढ़िएगा और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसमें उसमें टिक लगा हुआ है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर दीजिएगा, है ना। तो जितना आपको पढ़ना है उतना ही पढ़िएगा। लगेगा किसी को कि नहीं हमको अथी नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हमको नोट्स नहीं पढ़ना है, हमको क्वेश्चन आंसर पर ज़्यादा फोकस करना है, तो क्वेश्चन आंसर पर ज़्यादा फोकस करिएगा, है ना। लगेगा नहीं हमको पूरा कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा। तो जिसको जो चीज़ लगेगा उस हिसाब से अपना वो पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, उस नोट्स को, है ना। सब विषय का धीरे धीरे मिलेगा। अभी पॉलिटिकल का मिल चुका है तो उसको आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा, बाद बाकी आपको एक एक करके सारा मिलेगा, उसको आप लोग देखते रहिएगा, है ना। और मेन जो फोकस हम लोग को करना है वो आंसर राइटिंग पर, कि कैसे हम लोग को आंसर को लिखना है, वो हम लोग देखेंगे कल के क्लास में। और 2 घंटा का आपका क्लास चलेगा डेली, इस तरीका 1.5 से 2 घंटा का आपका लगभग क्लास चलेगा डेली। और लगभग 2 क्लास में हम लोग हर चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे, तभी तो हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे 60 दिन में, है ना। 60 दिन में हम लोग को पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, तो तभी तो कर पाएंगे। कॉपी में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, तो उस तो सोने पर सुहागा है, बहुत ही अच्छा है अगर कॉपी में आप लिख रहे हैं तो। ठीक है, और कोई दिक्कत बता दीजिए आप लोग। आप बोल रहा है, वो बोल रहा है गाइड खरीदना है, नोट्स मेरा देख ले लीजिए, उसके अलावा उससे मतलब उसको कोई गाइड उड का जरूरी नहीं है, वो काफ़ी है ना। नोट्स काफ़ी है, वहाँ पर एसएसटी में आपको कोनो गाइड फाइड का जरूरी नहीं है ना। कोनो गाइड फाइड का जरूरी नहीं है कहाँ पर, एसएसटी में। ठीक, समझ गए। इसका नोट्स ऐप पर मिलेगा, ये जो अभी हम पढ़ाएं ये पूरा आपको अभी ऐप पे मिल जाएगा। ये जो अभी हम पढ़ाएं इसका पैनल पीडीएफ तुरंत अभी ऐप पर आपको, मतलब तुरंत तो नहीं लेकिन आपको ऐप पर ये मिल जाएगा, है ना। अपलोड कर दिया जाएगा ऐप पर, उसको आप देख सकते हैं। इसको आप मेन पॉइंट इसमें से चाहे और भी मेन मेन चीज़ों को तो लिख सकते हैं। ठीक है सर, लिखना जरूरी है, क्वेश्चन आंसर कम से कम लिखना जरूरी है। क्वेश्चन आंसर अगर आप लिखेंगे तो आपका प्रैक्टिस अधिक से अधिक होगा, है ना। कैसे एग्जाम में लिखना है उसका अभी से ही आपको प्रैक्टिस होगा, तभी तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे, नहीं तो एग्जाम में मुंह देखते रह जाएंगे बगल वाला का। और जो भी लोगों का कंप्लीट नहीं है एसएसटी, आप लोग पढ़ाई भी करिए और अपने आसपास के दोस्तों को भी बता दीजिएगा, चाहे स्कूल के हो, कोचिंग के हो या कहीं के भी, कि आप एसएसटी का पढ़ाई, चाहे मतलब ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई दिशा ऑनलाइन क्लासेस से आप करिए, है ना। जो भी विषय कोई कमी है कुछ भी है तो मात्र बहुत कम प्राइस में आपका यहाँ पे क्रैश कोर्स उपलब्ध है, और ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन पढ़ाई होता है। और यहाँ पर तो आपको पता ही है कि टॉपर का लाइन है ना। चाहे मतलब अच्छा नंबर वाला का तो मतलब गिनती नहीं, अच्छा नंबर यहाँ आना मतलब अच्छा नंबर फिक्स, है ना। यहाँ आना मतलब अच्छा नंबर आपका क्या है, फिक्स है। ठीक है, वो देख पा रहे होंगे इस वजह से हो रहा है। देखिए आप कहीं पर भी ये चीज़ आपको मतलब नहीं पढ़ाया गया होगा, इतना चीज़ आपको नहीं पढ़ाया गया होगा इस ढंग से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। कल हम लोग, आप लोग पूरे चैप्टर को कल रिवाइज करके आइएगा। हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन आंसर कल के क्लास में करेंगे, और वहीं पर सीखेंगे हम लोग को आंसर कैसे याद करना है, आंसर कैसे लिखना है, आंसर लिखने में किन किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ हम लोग कल के क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, चले, चलिए सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।